तो हम यहां तक कर चुके थे। यस, यहां कर चुका है। तो आज हम बात शुरू करते हैं आपके उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना और क्षेत्रों का व्यापार प्रदर्शन। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस शब्द को ध्यान में रखो। PLI। P का मतलब होता है प्रोडक्शन, L का मतलब होता है लिंक्ड, लिंक यानी संबंध, और I का मतलब होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव को आप प्रोत्साहन कह सकते हो, और बहुत सारे और भी परिलाभ कह सकते हो, है ना। तो ये इंसेंटिव। अब किसी भी प्रोडक्शन को गवर्नमेंट अगर बढ़ाना चाहे तो उसके लिए कुछ विशेष लाभ देती है, प्रोत्साहन देती है, और उन्हीं प्रोत्साहनों की योजनाओं को हम क्या कहते हैं? PLI। ये एग्रीकल्चर में हो सकती है, उद्योगों में हो सकती है, सर्विस सेक्टर में हो सकती है, किसी भी सेक्टर में हो सकती है। मान लो सरकार चाहे कि उसको पर्यटन पे काम करना है, तो पर्यटन सेक्टर के लिए वो PLI ला सकती है। फिर उसमें कह सकती है कि जैसे जैसलमेर इन क्षेत्रों में कोई होटल खोलेगा तो हम 10% छूट देंगे। कह दिया कि भाई यहाँ पे कोई इसके बीच में कोई बस चलाएगा तो हम इसको इतना छूट देंगे। या कह दिया कि भाई कोई भी ऐसा होटल खुलेगा पर्यटन इंडस्ट्री में जहां पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट हो, पेड़ पौधे लगाएंगे करेंगे, तो हम 5% देंगे। तो ये सब किसकी चीजें हिस्सा होती है? PLI की। तो सरकार किसी भी वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहे तो उसके प्रोत्साहन के लिए जो योजना लाई जाती है उन योजना का नाम क्या है? PLI। इस पॉइंट में क्या लिखा है कि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और विभिन्न क्षेत्रों का व्यापार प्रदर्शन। गवर्नमेंट इस लाइन के जरिए क्या कह रही है कि सरकार के द्वारा जो PLI लाई गई विभिन्न क्षेत्रों के लिए, और उसके बाद उन क्षेत्रों ने व्यापार में कैसी परफॉर्मेंस दी है, वो आंकड़े इसमें लिखे हुए हैं। समझ गए बात को? कि PLI के बाद में विभिन्न क्षेत्रों का व्यापार में परफॉर्मेंस क्या रही। क्षेत्र कौन कौन से? 3 ही क्षेत्र: कृषि, उद्योग और सेवा। क्षेत्र अर्थशास्त्र में क्षेत्र नाम आते दिमाग में आ जाना चाहिए, 3 ही क्षेत्र है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। PLI योजना अप्रैल 2020 में घरेलू विनिर्माण को सशक्त करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। घरेलू विनिर्माण का मतलब तो आप समझ गए, देश के भीतरी भागों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हम दूसरे देशों को बेचेंगे, तो क्या बढ़ेगा? निर्यात बढ़ेगा। अब इसके लिए उन्होंने पहले स्टार्टिंग में मोबाइल का निर्माण है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं वो है, या फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ वगैरह है, मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो है, उन पे सरकार ने ज्यादा काम किया। सरकार ने कहा कि अगर अपन दवाइयों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मोबाइल पे इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, तो अब ये देखो, आप इसको समझिए, दवाइयां का की डिमांड कभी कम नहीं होगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ये तय बात है, दोनों दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल, ये मांग भी कभी कम होने वाली है नहीं। अब आप बताओ कि घड़ी के निर्माण में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्यों? इसकी डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में समय बताने के लिए मोबाइल आपके पास में है, घड़ी पहनना कम हो गया है। पहले अलार्म आते थे, आजकल उसका मुझे लगता है उत्पादन ही बंद कर दिया, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मोबाइल ने कई सारे गैजेट खत्म कर दिए। अलार्म घड़ी आती थी वो खत्म कर दी, टेलीफोन आते थे पहले बड़े बड़े, वो बंद कर दिए। कैलेंडर की जरूरत पड़ती नहीं है, अब टांगने वाली मोबाइल में कैलेंडर भी है। घड़ी की जरूरत पड़ती नहीं है, उसमें डायरी की जरूरत पड़ती नहीं है, नोट्स नामक डायरी भी अंदर लिखी हुई है। कैसेट, रेडियो आते थे, टैप आता था पहले, कैसेट चलती थी, गीत लगाते थे। गांव में जो शहरों की कोई लड़कियां आ जाती थी शादी करके, तो वो कैसेट मंगवाती थी शहर से, के रिकॉर्डिंग कैसेट, वो काम बंद हो गया। और इसके अलावा रेडियो का सिस्टम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सारा ये मोबाइल में है, ये सब मोबाइल में चलता है। तो मोबाइल में जो जो चीजें चलती थी, फोन नंबर लिखने की डायरी आया करती थी, वो बंद हो गई, क्योंकि मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट बना दी गई।
तो अब उन क्षेत्रों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मोबाइल ने लगभग 20 गैजेट बंद कर दिए। अब उन 20 गैजेट की फैक्ट्रियां धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई। तो सरकार उन क्षेत्रों पे काम करती है तो सरकार को लगता है कि इसकी डिमांड भविष्य में भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो ऐसे कुल 14 क्षेत्रों पर गवर्नमेंट लगातार क्या कर रही है, पीएलआई कर रही है, ताकि उन क्षेत्रों का प्रोडक्शन लगातार बढ़े और भारत की विनिर्माण की क्षमता भी बढ़े। तो पीएलआई पहल का परिणाम क्या निकला है, इसने बढ़िया प्रदर्शन किया है और गवर्नमेंट कह रही है कि 2021 वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 25 की अवधि के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर भी 10.6% रही। और अब आप सोचिए क्या लिखा है इसने कि इस पीएलआई के कारण जो हमारे निर्यात है, एक्सपोर्ट है, ये सालाना 10.6% के हिसाब से ग्रोथ किए है। और निर्यात कब ग्रोथ करता है, जब घरेलू उत्पादन बढ़ता है, और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई योजनाएं शुरू करी। कुछ क्षेत्रों में निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। ये क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे व्हाइट गुड्स वगैरह, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, किन किन चीजों का निर्यात करते हैं हम इधर देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में उच्च वृद्धि हुई है, मतलब बहुत अधिक प्रोडक्शन हुआ है, 20% से भी अधिक वृद्धि हुई है। जैसे आईटी हार्डवेयर, ये याद रखना है, आईटी हार्डवेयर में 77.2% की ग्रोथ हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, सूचना प्रौद्योगिकी, इसके उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के बहुत सारे उपकरण आते हैं, गैजेट्स आते हैं वो। और एसीसी बैटरियों का भी बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स 38.8, सोलर जो पैनल होते हैं उसका भी 23.9% का ग्रोथ हुई है। और स्पेशलिटी जो होता है आपकी स्टील, उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। ये सारा का सारा ग्रोथ हुआ इस समय। निर्यात की इस विस्तार के साथ आमतौर पर आयात में भी वृद्धि हुई है। क्यों निर्यात के साथ आयात में क्यों वृद्धि होती है? देखो, हमें पता है कि हम कोई भी चीज बनाते हैं तो कई सारे बनाने के लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है भाई। जैसे ये रिमोट बनाया है तो आपको पता है इसमें प्लास्टिक भी चाहिए होगा, इसमें पीवीसी भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, और भी कई सारी चीजें चाहिए होती है। सारों का उत्पादन तो भारत में होता नहीं है, तो कुछ वस्तुएं हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो अब आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको आयात भी बढ़ाने पड़ेंगे। आयात बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी तो निर्यात बढ़ेगा। तो यही तो बात लिखी है कि निर्यात के साथ साथ आमतौर पर क्या बढ़ा, आयात में भी वृद्धि हुई है। और आयात उन्हीं क्षेत्रों का बढ़ेगा जिनका निर्यात बढ़ा है, क्योंकि जिनका आप निर्यात कर रहे हो ना, उसी सेक्टर की तो वस्तुएं आप क्या कर रहे हो, आयात कर रहे हो। जैसे देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये देखो आईटी हार्डवेयर हो गया, ये स्पेशलिटी स्टील हो गया। अब आप इसको अगर पीछे जाके देखोगे तो वापस वही है, ये हार्डवेयर, ये बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलिटी स्टील, जिनका आप निर्यात करते हो उन्हीं के बाई प्रोडक्ट का आप क्या कर रहे होते हैं, आयात भी कर रहे होते हैं। इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में वृद्धि दर मध्यम हुई है। ये वृद्धि दर कैसी थी, उच्च वाली थी। उच्च मतलब 20% से अधिक ग्रोथ हुई है। अब हम देखते हैं कुछ मध्यवर्ती जो 20% से कम हुई है। जैसे इसमें ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हुआ, गाड़ियां सारी, ये खाद्य उत्पादन हो गए, सारे खाने वाले आइटम, फार्मा हो गया, चिकित्सा उपकरण हो गए, व्हाइट गुड्स हो गई। व्हाइट गुड्स क्या होती है? हिंदी मत क्या, सफेद वस्तुएं ये पाउडर्स वगैरह, कई सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। दवाइयाँ होगी, बल्क ड्रग्स हो गए, ये फार्मास्यूटिकल्स भी हो गया, ड्रोन हो गए, इन सारों की मध्यम ग्रोथ हुई है। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में आयात में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है ना, तो जिनका जितना निर्यात करते हैं उनका उतना भी हमें क्या करना पड़ता है, आयात भी करना पड़ता है। तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो सर फिर इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है कि हम आयातित वस्तुओं को असेंबलिंग करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे उसकी वैल्यू एडिशन हो जाता है। वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने के बाद में उसको बेचते हैं तो एक तो आर्थिक फायदा हो जाएगा, दूसरा देश में फैक्ट्री लगने से हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तीसरा जहां फैक्ट्री लगेगी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगी, चौथा वो जो लोग काम करेंगे वहां पे इनकम टैक्स वगैरह टैक्स भरेंगे तो सरकार की आय में भी वृद्धि हो जाएगी। ऐसे फिर बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। समझ गए बात को? एक फैक्ट्री से हजारों चीजें प्रभावित होती है।
तो विदेश, अब जापान क्या करता है, जापान के अंदर कोई खनिज वनिज नहीं है, जापान सारा कुछ निर्यात पे ही चलता है, दुनिया को बेच बेच के जापान की इकोनॉमी चलती है। और आपको पता है जापान के पास में संसाधन नहीं है, जापान समुद्र के बीच में आया हुआ है, 3 प्लेटों के ऊपर बैठा है, जापान धरातल की 3 प्लेटों के ऊपर है, एक प्लेट खिसकती है भूकंप आता है, हर बार भूकंप दिन पे डेली आता रहता है। जापान में खनन नहीं कर सकते आप, खनन करोगे तो कहते जापान पूरे मई जहां हटाए को पड़े, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर ही तो बैठा है। अब आप बताओ, जापान सबसे अधिक निर्यात करता है, तो वो निर्यात करता है तो वस्तुएं बनाता होगा, बनाता है तो फिर उसके लिए खनिज तो चाहिए, खनिज के बिना कुछ नहीं बनता, खनिज सारे कैसे क्या करता है, आयात करता है, दुनिया से खरीद के बना के और वापस क्या करता है, दुनिया को बेच देता है। इससे क्या हो रहा है, इससे जापान के लोगों को रोजगार मिल गया, जापान को फॉरेन करेंसी प्राप्त हो जाती है, जापान को टैक्सेशन कर मिल जाते हैं, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है, और जापान का ह्यूमन रिसोर्सेज भी काम आ जाता है वहां पे। इसलिए दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो एक्सपोर्टिंग देश है, एक्सपोर्ट पे ही चलते हैं, जबकि उनके पास में है संसाधन नहीं, तो वो क्या करते हैं, आयात करके वैल्यू एडिशन करके। अब जापान की वस्तुएं आपने देखी, सारी क्वालिटी वाली वस्तुएं होती है, वैल्यू एडिशन तगड़ा करता है। 10 रुपए का हो गया ना, तो आप मान के चलिए कि वो चीज 200-300 रुपए में बिकने वाली है, तो फायदा ही है, जापान का लॉस क्या है। इसे अपन वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसलिए निर्यात कितने भी हो जाए ना, आयात कितने भी हो जाए, तो फिर जब निर्यात हो जाता है तो सारी चीजें वापस बराबर वसूल हो जाती है। निर्भरता के साथ घरेलू गतिविधियों का विस्तार का संकेत देती है, विशेष रूप से दूर संचार क्षेत्र में, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जहां निर्यात में 1.5% की वृद्धि हुई, जबकि आयात 18.5% गिरावट दर्ज की गई। अब निर्यात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो फिर बाहर से चीजें लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिर आपको पता है कि जब आपका निर्यात नॉर्मल हो रहा है तो आपकी घरेलू जो संसाधन है उससे ही काम चल जाएगा, आपको दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत है नहीं, इसलिए ज्यादा गिरावट आ गई। ये रुझान आयात प्रतिस्थापन में शुरुआती उपलब्धि का संकेत देता है। विदेशों में बाजार पैठ बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना भी जरूरी है, जो निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा उतने ही आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। भारत के निर्यात गंतव्यों और आयात स्रोतों का विविधीकरण। निर्यात गंतव्य का क्या मतलब है, किन क्षेत्रों को हम बेचते हैं, हमारा निर्यात कौन से स्थानों को जाता है, उसे हम कहते हैं निर्यात गंतव्य, और आयात किन क्षेत्रों से होता है वो क्या कहते हैं, आयात स्रोत। जैसे हम मध्य एशिया से तेल गैस खरीदते हैं तो ये हमारा आयात स्रोत है, हम इन्हीं क्षेत्रों को अनाज बेचते हैं तो ये हमारा निर्यात गंतव्य भी है। गवर्नमेंट का प्रयास ये रहता है कि जिस क्षेत्र को निर्यात गंतव्य बनाया जाता है उसको आयात स्रोत भी बनाया जाए, ताकि एक ही जहाज से 2 काम हो जाते हैं। भाई अपना जहाज वहां जाएगा सामान पहुंचाने के लिए, वापस आएगा खाली आया से कुछ लेके आए तो ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे, यहां से सामान ले जाते थे, वापस ही में सामान ले आते थे, तो दोहरा उपयोग हो जाता था। तो इसमें हम ये देखेंगे कि भारत के निर्यात अधिक किस देश को हो रहे हैं और आयात हम कहां से कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 50% की प्रभाव निर्यात प्रशुल्क दर के अधीन है। इस लाइन को वापस समझना, भारत अमेरिका को निर्यात, अमेरिका को जो भारत सामान बेचता है उस पर 50% के आसपास टैरिफ लगता है, वस्तुओं पर कितना, 50% की निर्यात प्रशुल्क दर के अधीन है, और यह दर किसी भी देश पर लगाई गई उच्चतम प्रशुल्कों में से एक है। मतलब भारत की जो चीजें हैं ना, बड़ी संख्या में अमेरिका जाती है, निर्यात करते हैं, और अमेरिका ने क्या लगा दिया, टैरिफ। टैरिफ आपको पता है, किसी भी देश की सीमा में घुसते हैं सामान को तो क्या लगता है उसके ऊपर, सीमा शुल्क, जैसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी।
और कस्टम ड्यूटी लगाने और चेक करने के लिए कस्टम इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं जो एसएससी से आते हैं। कस्टम ड्यूटी के अलावा सीमा के ऊपर जो अतिरिक्त टैक्स लगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। टैरिफ जितने अधिक होंगे वो वस्तु उतनी देश की सीमाओं के भीतर क्या हो जाएगी? महंगी। मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे नॉर्मल आईफोन आते हैं अमेरिका में, जैसे रेट है मान लो इसकी 50,000 रुपए। वही आईफोन जब इंडिया में आएगा तो सीमा पर इसके 40% 50% टैक्स लग जाता है, टैरिफ लग जाता है। तो अब आप सोचो 50 का सीधा 50% और लग गया तो ये होगी 75,000 रुपए रेट। फिर 18% जीएसटी लगा देंगे उसके ऊपर। ऐसे करते करते वो लाख रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि टैक्स लग गए, दो लेवल पे लग गए, एक सीमा पे लग गया, एक देश की मार्केट के अंदर लग गया। जितना टैक्स अधिक होगा, अब चाहिए कि आईफोन को खरीदे ही नहीं, तो आप सीमा पर 200% टैरिफ डाल दो, आईफोन की रेट 2 गुना बढ़ जाएगी। अब 2 गुना रेट बढ़ेगी तो सीधी बात है कि नहीं खरीदेंगे लोग। क्यों खरीदेगा कोई? 3-3 लाख में फोन कोई खरीदेगा? तो टैरिफ बढ़ाने का सीधा उद्देश्य क्या होता है? उन वस्तुओं को कम आने देना। तो भारत के वस्तुओं के ऊपर 50% के आसपास टैक्स टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने, ऐसा सर्वे ने लिखा। और ये सभी वस्तुओं में लागू। आपको पता होगा एक बार सचिन का शायद मैटर हुआ था, कार भेंट की थी सचिन को अपने एक मित्र ने। वो था ना अरे उसका क्या नाम भूल गया। अमेरिका का कार ड्राइवर था ना जो रेसिंग में था, फिर एक्सीडेंट हो गया था बाद में। उसने जो भी था एक फरारी दी थी, करोड़ों रुपए की आती है फरारी। वो फरारी गिफ्ट में दी थी सचिन को उसने। आ गई इंडिया, अब उसके ऊपर टैक्स लिए ही नहीं। जबकि कोई भी वस्तु सीमा के अंदर आती है तो टैक्स लगना जरूरी है। टैक्स लगाते हैं तो रेट लगभग बराबर हो जाती है। वो गिफ्ट महंगो पड़े, क्योंकि उधर तो वो तो गिफ्ट लेके भेज रहा है, अपने लिए तो फ्री है। अब आपको गिफ्ट छुड़ाना है तो टैक्स दो उसका। टैक्स दोगे तो फिर आप मान लो 4-5 करोड़ की गाड़ी है तो टैक्स में 2-2.5 करोड़ तो टैक्स चाहिए। मान लो सचिन तो ठीक है अमीर आदमी है, गरीब आदमी है तो भाई तारे गाड़ी फांसी ले जा भाई मारे कुटे तेरी बंदरी बंदेन वास्ते है कौन। अब फ्री में दे तो अलग बात है, फ्री में भी नहीं दे पाते। क्यों? फ्री में अगर आ जाती है टैक्स लगते, फिर गाड़ी उसमें पेट्रोल डीजल वो भी बहुत जबरदस्त चाहिए होता है। मेरे एक दोस्त है जैसे क्या है कि दहेज में फॉर्च्यूनर दे दी, 3 एक महीने बाद वो पासी देना आयो। क्या? तो मारे के सैलरी आवे 32,000 रुपया, वो तो ये जावे ये तेल में सर्विस में। ये कारण मैं इस गाड़ी को अभी हैंडल नहीं कर सकता। क्या? 5-6-7 रो एवरेज दे, पर ये गाड़ी है तो मैडम के मनो घुमाई लेना हो। हम तो खून पिए जो गाड़ी पे तेल पिए गए। फिर आप उसको घुमाने लेके जाओगे तो भाई घुमाने लेके जाओ तो कुछ शॉपिंग भी करानी पड़े। हादा पासा आई जो कोई कहीं कहीं खोलानो कहीं तो के तो जानो पड़े। तो उस घुमाने के कारण सप्लीमेंट्री खर्चे के रूप में वो खर्चा और हो जाता है। फिर मान लो घुमाने रे चक्कर में बीच में राउंड में कोई महंगा ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट या कोई एड़ा बड़ो कोई मॉल आ गया तो हो गया मतलब पूरा तनख्वाह गई। ठीक है, और फिर 2-3 महीने बाद इसकी सर्विस आ जाती है, सर्विस भी बड़ी महंगी। और बीच में कोई एडो कोई दारूडी हुआ साइड में ठोके क्यों तुम्हारे आओ 12 महीने सैलरी गई। क्यों? क्योंकि एक छोटो मोटो कांच भागे तो 30,000 रुपया लागे थे। करो गाड़ी राखो, मेहरबानी करो मारे माथे मारी गलती हो गई, गाड़ी ले लो। मैं समर्थ हुआ तो वापस ले लूंगा, नहीं तो गाड़ी थे चलाओ पाची, मेरे को नहीं चाहिए। ये हकीकत किस्सा है। क्योंकि ये गिफ्ट वगैरह लेना, गाड़ी लेना आसान है, इसको रन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके मेंटेनेंस के खर्चे बहुत होते हैं। अब इस तरह से टैरिफ लगते हैं बॉर्डर के ऊपर आते ही और चीजों की रेटें बढ़ जाती है। फिर क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में अभी ट्रेड डील भी हुई। आपको पता है अमेरिका के भारत के बीच में कितना कुछ लफड़ा चला था। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी, भारत ने रूस से तेल खरीदा, उसने कहा हम 50%, भारत ने जवाब नहीं दिया तो 100% और 200%। वो बड़ो बूझ जावे उगरे तो वो तो सन की आदमी है वो उसका
डोनाल्ड ट्रम्प सन की आदमी, कोई अच्छा व्यक्ति मुझे लगा नहीं वो। उसको कुछ भी सनक चढ़ी हुई होती है ना कि अब ईरान को बर्बाद करना है तो बस कर दो। अरे कर दो कि महीने मन करे महीनों की जरूरत है। ऐसे आप देश को थोड़ी बर्बाद कर सकते हो। ऐसे तो कल आप कह दोगे कि भारत के नीचे डीगो गार्सियो, मैं तो पढ़ाई तो डीगो गार्सियो द्वीप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, हिंद महासागर के अंदर ईरान ने कल वहां मिसाइल अटैक किया, अमेरिका का सेंटर है वो। ईरान ने बहुत तरीके से, ईरान के पास संसाधन नहीं है, बाकी वो बराबर फिट करे उड़ो है। सोचा नहीं था अमेरिका ने कि ईरान इस स्तर तक आ जाएगा। ईरान का जो स्ट्रेटजी थी ना, वो इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी जिसके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सका कभी कि इस तरह से भी वो कर सकता है। कल इन्होंने कहा कि ईरान ने कहा कि मध्य एशिया, इसराइल के अंदर जो ये मध्य एशिया में जो पानी पीते हैं ना, खारा पानी है सारा, डिसेलिएशन सेंटर हो जाए, पानी मीठा करे, वो उड़ा दूंगा। ये तेल तो छोड़ो, ये तो प्यास से मरेंगे क्या, ईरान ने कहा है। ये कतर, ओमान, ये सब प्यास से मरेंगे क्या अगर ये चुपचाप सहन करते हैं तो। इनके वो सेंटर उड़ा दूंगा क्या। मतलब ये तक सोच रखा उन्होंने कि क्या क्या उड़ाया जा सकता है। तो भाई दोनों विनाश के ऊपर तुले हुए हैं। अब इस समय देश में यही चल रहा है। अगली जो समीक्षा आने वाली है ना, वो समीक्षा पूरी इस युद्ध से भरी हुई है, अगले साल की समीक्षा, क्योंकि इस साल खूब प्रभावित हुआ मामला। आगे चार्ट है, इसमें स्पष्ट है कि अप्रैल नवंबर 25 की अवधि के दौरान अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट आई है। गिरावट क्यों आ रही है? टैरिफ के कारण। टैरिफ से चीजें महंगी हो जाती है, महंगी होने के बाद वहां का नागरिक उसको खरीदता नहीं। इसके विपरीत विश्व को होने वाले भारत के निर्यात में वृद्धि देखी गई। मतलब बाकी देशों को निर्यात तो बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ जो हमारा निर्यात है वो लगातार क्या हो रहा है। ये लाइन अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसको अपने इस चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब ये लिखे हुए क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र लिखा है रत्न और आभूषण, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड एंड डायमंड वगैरह ये सब। अमेरिका और विश्व को भारत का निर्यात क्या है, और वैकल्पिक गंतव्य कौन से हो सकते हैं। मतलब अमेरिका मतलब मना कर देता है तो हम और कहां भेज सकते हैं, हमारे पास में अल्टरनेट क्या है। जेम्स ज्वेलरी में देखिए, भारत के रत्न आभूषणों के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 33.7% से घट के 18.7% रह गई है। मतलब पहले हम जो अमेरिका को जेम्स एंड ज्वेलरी बेचते थे, वो पहले हमारी हिस्सेदारी 100 रुपए की बेचते थे तो 33.7 रुपए की अमेरिका को बेचते थे। अब कितनी बेच रहे हैं? 18.7। तो ये क्षेत्र अपने आप ही डाउन हो गया, क्योंकि टैरिफ लगने से इनकी कीमतें अमेरिका में बढ़ गई। जेम्स एंड ज्वेलरी का काम भारत में सबसे बढ़िया होता है, और स्पेशली राजस्थान में होता है। ज्वेलरी का काम, जेम्स का काम होता है आपके सूरत में, जो डायमंड के काम होते हैं ना, वहां सारे। इसके अलावा अगर अल्टरनेट देखोगे तो अगर अमेरिका नहीं लेता तो हम यूएई को और हांगकांग को बेचेंगे। यूएई वही दुबई और जहां पे अभी बम पड़ रहे हैं, अभी वहां बम पड़ेंगे तो अपने ये आयात सीधे प्रभावित होंगे। वो लोग फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी बात है। इस दौरान आप देखोगे तो इन दोनों के लिए जो हमारा निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है। सोने और बहुमूल्य धातुओं के आभूषण बहरीन ज्यादा खरीद रहा है, सऊदी अरब खरीद रहा है, फ्रांस और यूके खरीद रहा है। अब बहरीन और सऊदी अरब, अब आप यही मिडिल ईस्ट में ये दोनों देश फिर प्रभावित हो रखे हैं। हालांकि सऊदी अरब के ऊपर अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर ही चल रहा है। सऊदी अरब थोड़ा शक्तिशाली देश है, उनको पता है इधर नहीं करना, क्योंकि नहीं तो अगर सऊदी अरब पे ईरान ने कुछ किया तो सिया सुन्नी विवाद हो जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब सिया गड है, वो सुन्नी है, वो सिया है, तो आपस में फिर बड़ा वॉर हो, फिर धार्मिक युद्ध की वो स्थिति में आ जाएगा। अभी तो खाली अमेरिका के सहयोगियों वाला ही मामला चल रहा है। मोती और बहुमूल्य धातुएं हम बेच रहे हैं कनाडा को, मैक्सिको को, चीन को। अब इस क्षेत्र में होने वाले निर्यात को भारत, संयुक्त अरब अमीरात का निरंतर लाभ मिल रहा है। तो कुल मिला के आपको इस पूरे में क्या याद रखना है कि अमेरिका के साथ हमारे रत्न और आभूषण का व्यापार घट रहा है, उसके स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग और इन देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है। ठीक है।
दूसरा क्षेत्र क्या है? समुद्री उत्पाद। समुद्री उत्पाद का मतलब यही मछलियां वगैरह, ये सब सारे। इसकी बात करें तो विश्व के साथ तो ठीक है, अमेरिका के साथ ये भी घटा है, माइनस में चला गया है, मतलब पहले वृद्धि ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गई है। अब एशियाई देशों में हम वियतनाम, मलेशिया और इनको बेच रहे हैं। ऑटो पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स मतलब गाड़ी के जो ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं, ये दुकानें भी खूब सारी है ना, आपने देखी होंगी ऑटो पार्ट्स की, लाइट वगैरह। ये भी हम संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, बेल्जियम, स्लोवानिया को बेच रहे हैं। और आज भी अमेरिका को ये ज्यादा जाते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। विश्व को भारत का निर्यात अमेरिका को 6.8 हो रहा है, विश्व को 6.0 हो रहा है। मतलब पूरे विश्व में इतना योगदान है, 6.0 भारत का योगदान है, और अमेरिका के टोटल उसमें 6.8% का है। उसी तरह से ये कपड़ा और संबंध क्षेत्रों का आ जाएगा, फिर फार्मास्यूटिकल्स का आ जाएगा। सारों का याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो इनके नाम याद रख लेना कि इन इन क्षेत्रों का भारत निर्यात करता है। कागज, चमड़ा उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, ऑटो पार्ट, समुद्री उत्पाद, रत्न व आभूषण। ये पूरी तालिका आपकी किताब में दी हुई है, इसको आप देख लेना बढ़िया। आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत किन चीजों का निर्यात करता है, किन चीजों का आयात करता है। इससे क्या है, आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि हमारे प्रोडक्शन अधिक किस चीजों के होते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत जिन देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, कच्चे तेल का आयात मोस्टली कहां से करता है? मध्य एशिया से करता है, बीच में रूस से करता था, फिर अमेरिका के ऋण के चलते रूस से अपने लगभग कम कर रखा है, अब वापस शुरू कर दिया है। अभी वेनेजुएला से भी हम शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वेनेजुएला अमेरिका के अधीन आ गया है, देश पे कब्जा कर लिया है। तो आप सोच सकते हो कि, और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कह दी थी कि भाई अब वेनेजुएला का जो तेल है वो अमेरिका बेचेगा, और इससे जो पैसे आएंगे उसमें एक हिस्सा हमारा रहेगा और एक हिस्सा वेनेजुएला के नागरिकों के कल्याण के लिए हम यूज करेंगे। ये, और वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। अब क्यूबा का नंबर आया हुआ है, कह दिया था 2-4 दिन पहले कि क्यों अब हमारा नंबर क्यूबा पे है, तो क्यूबा वालों ने भी कह दिया हम सो रहे हैं, जब आप आओ तो कह देना, हम जग जाएंगे। और बाकी माओगुडी है कहीं वो। ईरान पे जाके इन्होंने बचीट ले लिया है, तो अब ईरान भी कह रहा है कि मैं युद्ध शांत करूंगा नहीं, हमारे को जितना खोना था उतना खो गया है, अब आप लगे रहो, जितना परमाणु हमला कर नहीं सकते। बाकी क्या है कि अमेरिका का भरोसा कुछ भी नहीं है, जापान भी टेक दिए 2 बम, इनका कोई भरोसा नहीं होता। मतलब कोई बड़ा नुकसान कर दे तो वो कर भी दे, परमाणु बम डाल दिया तो गया, ईरान तो गया पूरा ही। और इनका क्या भरोसा, आप उनका कुछ ज्यादा बिगाड़ भी नहीं सकते। ये सन की आदमी रे क्या करे बताओ। ये जापान उबर गया था, ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जापान के उबरने के पीछे दूसरे कारण जिम्मेदार थे। तो भारत जिन देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, उन देशों में कुछ के साथ कच्चे तेल के आयातों में कमी देखी गई है। रूस से करता था 35% पहले, अमेरिका के इस लड़ाई झगड़े के बाद में आया 5% में, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है, तो हमने कह दिया हम नहीं खरीदेंगे, आप जहां कहोगे हम वहां से खरीदेंगे भाई। तो भारत ने कह दिया, तो आप जोरदार तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम खरीद लेंगे, रूस से नहीं खरीदेंगे, आप जहां कहोगे वहां हम खरीद लेंगे। तो अब हमने तय किया कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। लेकिन बीच में क्या है, थोड़ी लड़ाई झगड़ी हुई, तो फिर अमेरिका ने कहा थोड़े दिन के लिए आप रूस से खरीद लो, तो हमने कहा हम खरीद लेंगे। यही तो हो रहा है अभी, क्या हो रहा है? और कोई अलग बात है तो बता दो, यही हो रहा है। मेरे को तो ये बात जची नहीं अभी तक। मेरे को सेट ही नहीं हो रही है, पता नहीं कितने दिनों से सेट नहीं हो रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, तो थोड़ी कम से कम हमारे को स्टैंड लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया स्टैंड? लेना चाहिए था। कमी देखी गई, इसलिए कमी देखी गई है। रूस सस्तो बेच रहे तो तेल, लीबिया, मिस्र, ब्राजील, अमेरिका, ब्रुनेई से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि हुई है। देखो वृद्धि कहां हुई है, अमेरिका के साथ आयात में वृद्धि हुई है, ब्राजील के साथ वृद्धि, ब्राजील वेनेजुएला एक ही बेल्ट के हिस्से हैं। लीबिया, मिस्र, ब्रुनेई के साथ वृद्धि हुई है, कमी रूस के साथ आई है। जबकि रूस, सऊदी अरब, इराक, वेनेजुएला से होने वाले आयात में गिरावट आई है। अब ये जो समीक्षा आई है ना,
उसके बाद की बातें हैं सारी, जो अब वेनेजुएला के साथ हम तेल बढ़ाने वाले हैं, अब एग्रीमेंट हो चुके हैं, बस वहां से अब आना शुरू हो जाएगा। अगली समीक्षा में आप वापस उल्टा पढ़ोगे। इराक के साथ इनका बनता नहीं है, वैसे ही इराक को तो वैसे ही बर्बाद कर रखा है। इराक को तो कई सालों पहले ही अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था। 1991 के आसपास ही इराक के सद्दाम हुसैन को मार मरा के पूरा गड़बड़ कर दिया था। तो कुछ देशों के साथ हमारा बढ़ा है, कुछ देशों के साथ घटा है। अन्य देशों में होने वाले आयात भारत के कच्चे तेल के आयात का महत्वपूर्ण हिस्सा, फिर भी अमेरिका, मिस्र, सऊदी अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया की साझेदारी में वृद्धि हुई है। अमेरिका से होने वाले आयात की साझेदारी के समान अवधि में 4.6% से बढ़ के अब 8.1% वृद्धि हुई है। यूएई की साझेदारी भी बढ़कर 11.1% हो गई है। मिस्र से भी हम थोड़ा थोड़ा तेल खरीद रहे हैं, बढ़ रहा है। नाइजीरिया के साथ में भी हमारे तेल बढ़े हैं, लीबिया के साथ में बढ़े। ये याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन से देशों के साथ भारत तेल खरीद रहा है, क्योंकि इस समय ये बहुत चर्चा में रहा विषय है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इन इन देशों के साथ हमारे तेल खरीद में वृद्धि हुई है। तो आपको ये नाम याद रख लेने हैं, ये बड़े ये सारे रख लोगे। लीबिया, मिस्र, ब्राजील, अमेरिका और ब्रुनेई। और इनके साथ में हुई है क्या कमी, जिसमें साथ में कौन सा देश है, रूस। इनके साथ कमी हुई है। अब जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं धीरे धीरे उनके साथ में बढ़ जाएगा और बाकियों के साथ में घट जाएगा। पीएलआई क्षेत्रों का निर्यात प्रदर्शन देश की घरेलू क्षमताओं में सुधार का संकेत देता है। भारत के निर्यात बास्केट की संरचना और उसके विविधीकरण का व्यापक आकलन आगे और सुधार की संभावना दर्शाता है। निर्यात बास्केट क्या होता है? भारत जिन जिन वस्तुओं को बेचता है, निर्यात करता है, उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित रूप से क्या नाम देंगे? बास्केट का मतलब होता है टोकरी। तो व्यापार करते हैं तो टोकरी एक नॉर्मल शब्द है ये। तो एक्सपोर्ट बास्केट का मतलब हुआ वो सारी वस्तुएं जो हम दूसरे देशों को क्या करते हैं, बेचते हैं। 2023 में हार्वर्ड एटलस ऑफ इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी द्वारा मापे गए इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 44। कॉम्प्लेक्सिटी की है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स होने का मतलब होता है जटिल हो जाना, जटिलताएं। व्यापार करने की जटिलताओं की बात करोगे तो भारत 44वें स्थान पे है। 2013 में ये 57वें स्थान पर था। 13-14 का क्यों आंकड़ा लेते हैं? पिछली सरकार और इस सरकार का तुलना कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? भारत की निर्यात संरचना जो अभी भी परिष्कृत पेट्रोलियम, हीरे, आभूषण, पैक की गई औषधियां, चावल जैसे उत्पादों पर केंद्रित है। देश के निर्यात में अधिकांश वृद्धि निम्न और मध्यम जटिल वाली श्रेणी के उत्पादन से आती है। देश की अप्रयुक्त उत्पादक क्षमता है उसकी तुलनात्मक नेवल ईएसआई रैंकिंग और वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान आर्थिक जटिलता को बीच में अंतर स्पष्ट करती है। इस दिशा में सरकार ने खास कुछ है नहीं इसमें, मेक इन इंडिया एंड ऑल फालतू बात है। सामूहिक रूप से इन पहलों का उद्देश्य भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, नवाचार क्षमता का विस्तार करना है। 8वें अध्याय में हमने चर्चा करी है, नहीं करनी चर्चा, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। भारत की निर्माण आधारित विकास रणनीति जीवीसी में गहरी भागीदारी और ओवर प्राइसिंग वगैरह है ना, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जिसको आप अच्छे से पढ़ सको, याद करने वाला बिंदु एक भी नहीं है इसमें। एक मिनट, हैंग एडाइज पॉइंट है कि हैंग एडाइज है नहीं, लेकिन अपन पढ़ेंगे जरूर, थोड़ा थोड़ा देखता हूं मैं कोई ढंग का पॉइंट हो तो। ये है ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है ट्रिप्स। जैसे हमने बात की थी ना कि कॉपीराइट, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन और ट्रेडमार्क, जीआई टैग, ये सारे सारे किस समझौते का हिस्सा है? ट्रिप्स। ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बातें हैं सारी सारी, और इन सबको हम ट्रिप्स समझौते में लेते हैं। के बाद फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का रूपांतरण हो गया। देखो
मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी दवाई आती है ना, वो सबसे पहले कॉपीराइट होती है, उसके बाद उसका जेनरिक वर्जन आता है। और दवाइयों का रिसर्च बहुत महंगा होता है। कोई भी देश चाहता है कि उसके R&D को प्रोटेक्ट किया जाए। अब भारत में अमेरिका ने दवाई दी, आप है उसका जेनरिक वर्जन बना के बेचोगे तो अमेरिका की कंपनी को कितना नुकसान हो जाएगा। तो पहले दवाइयों का व्यापार कम होता था। जैसी ट्रिप्स आ गया तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का पूरा रूपांतरण हो गया, चेंज हो गया। ट्रिप्स के बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो थी, बौद्धिक उत्पाद, उनको संरक्षण मिला कि आप दवाई का जेनरिक वर्जन नहीं निकाल सकते। तो दुनिया भर में दवाइयों का व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। भारत के कॉरपोरेट और औपचारिक व्यापार क्षेत्र के लिए उदाहरण 1970 के पेटेंट अधिनियम की प्रक्रिया पेटेंट व्यवस्था के अधीन विस्तारित हुए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को तब अपने परिचालन वातावरण अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा। 1995 में ट्रिप्स अनुरूप उत्पाद पेटेंट व्यवस्था लागू हुई और भारत में पेटेंट व्यवस्था जो पहले 1970 में प्रोसेस पेटेंट था और फिर 95 में उत्पाद पेटेंट था। इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है कि जब भी कोई भी उत्पाद हम बनाते हैं, कोई वस्तु बनाते, जैसे ये है, अब आपको पता है कि इसको बनाने की एक प्रक्रिया है पूरी। ये तो एक उत्पाद है। ये उत्पाद बनाने के लिए पहले रिसर्च हुआ है, फिर प्रोसेस हुई, उसके बाद में जाके फाइनल गुड्स तैयार हुआ है। अब प्रक्रिया का भी पेटेंट होता है, उत्पाद का भी पेटेंट होता है। अब आप देखो, प्रक्रिया पेटेंट का क्या मतलब हुआ? किसी भी वस्तु को बनाने के जो तरीका है वो पूरी प्रक्रिया है, और तरीके के बाद में लास्ट में वस्तु उत्पादित होती है, इसको कहते हैं उत्पाद पेटेंट। अब पेटेंट दो टाइप के हो गए, एक प्रक्रिया का पेटेंट, एक उत्पाद का पेटेंट। अब अगर आप प्रक्रिया का पेटेंट करवाते हैं तो इसका मतलब साफ हुआ कि उस प्रोसेस से आप दूसरी भी वस्तु नहीं बना पाओगे। अगर आप उत्पाद का पेटेंट करते हैं तो इसका मतलब ये वस्तु नहीं बनाओगे, बाकी इस टाइप की आप दूसरी बना सकते हो। 1970 के बाद क्या था? प्रक्रिया पेटेंट था, मतलब प्रोसेसिंग जो थी ना वो भी रिपीट नहीं कर सकते आप। तो ये हमारे लिए काफी मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम हुआ। लेकिन 95 में फिर उत्पाद पेटेंट आ गया तो थोड़ा सा चीजें ठीक हुई कि भाई हम भी हमारे तरीकों से उत्पाद को बना सकते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के व्यापार प्रदर्शन की गति को बनाए रखने के लिए देश में सक्रिय रूप से काम होता आया है। अभी भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ, ओमान और इसके बीच में भी हुआ। ये हमने करंट अफेयर में तीनों समझौते देखे थे, अगर आपको याद हो तो। और इनके अमेरिका, चिली, पेरू के साथ में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ऐसे सारे एग्रीमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी वस्तुओं का व्यापार लगातार बढ़ता रहे। हमारा न्यूजीलैंड के साथ में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और जो कि कब हस्ताक्षरित हुआ है? 18 दिसंबर 2025 को हुआ है। भारत को मध्य पूर्व अफ्रीका में भी बाजार में एक्सेस करने का अधिकार प्रदान करता है। सॉरी, ये अलग है। यह समझौता भारत के 99.38% निर्यात के संबंध में प्रशुल्क मुक्त एक्सेस सुनिश्चित करता है, जिसमें 97.96% रेखाओं पर तत्काल समाप्ति शामिल है। कितनी बड़ी बात लिखी है इसने कि न्यूजीलैंड के साथ में हमारा समझौता हो गया दिसंबर 25 में। एक हमने ये CEPA और किया अफ्रीका के साथ में। इससे क्या हुआ कि मध्य पूर्व और अफ्रीका में जो हमारी वस्तुएं बेचते हैं हम, ये फ्री ट्रेड हो गया, मतलब इनके ऊपर कोई टैरिफ उन देशों में नहीं लगेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो अफ्रीका में लगभग 97 और 99% वस्तुएं जो है फ्री टैक्स के उन देशों में जाएगी, बाजार का एक्सेस मिलेगा। और फ्री टैक्स लगेगा तो भारत की वस्तुएं सस्ती बिकेगी। वहां पे भारत की वस्तुएं सस्ती बिकेगी तो भारत की वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। भारत ने ओमान से आने वाले अपने 94.81% आयातों पर भी आयातों पर प्रशुल्क उदारीकरण को पुरस्कृत किया। भारत ने भी कहा है कि ओमान से जो मिडिल ईस्ट से जो सामान आएगा हम भी उसके ऊपर टैक्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही होता है, भारत भी फायदा देता है और वो देश भी सामने फायदा देते हैं, तो वो म्यूचुअल फायदा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो कुल मिला के ये पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि
किन किन देशों के साथ में हमने समझौते किए और ये समझौते हमारे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। मुक्त व्यापार समझौता का विस्तृत नेटवर्क भारत की व्यापार रणनीति को और मजबूत करता है। देखो, विभिन्न देशों के साथ में जब व्यापार होता है, उस व्यापार को मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? उन देशों के साथ अपने संबंध बढ़िया होने चाहिए। अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम उन दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। फ्री ट्रेड होगा तो सीमा पर उनके ऊपर शुल्क नहीं लगेंगे, और शुल्क नहीं लगेंगे तो व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। अभी जैसे ईरान है, अभी हम ईरान के न तो पक्ष में बोल पा रहे न खिलाफ बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि पक्ष में बोलते हैं तो अमेरिका पर शुल्क लगा देगा, खिलाफ बोलते हैं तो ईरान अपने जहाज आने नहीं देगा, इसलिए हम चुप बैठे। दोनों से बात कर रहे हैं छन छन फोन मत। कल ईरान की सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री से बात करी कि आप ब्रिक्स देश के अध्यक्ष हो इस समय। ब्राजील, रशिया, अफ्रीका, चाइना, इतने बड़े संगठन है ये संगठन अमेरिका पर क्या दबाव बना रहा है? अब ये ईरान की तरफ से फोन आया है, अब उनको क्या कहे? टाइम दिया है इनको कि आप समझाइए उसको, दबाव बनाओ उसके ऊपर। दबाव बनाना चाहिए आपको। नहीं बना पाते तो इन संगठनों का कोई महत्व है नहीं। फिर ये संगठन खत्म करो, क्या मतलब फालतू बैठकों करो? कचौड़ी मुर्ची पड़ा खान वास्ते करो कि खाली? जब आप वैश्विक शांति बनाए रखने में समर्थ नहीं है तो फिर इन बैठकों का कोई औचित्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बच्चों ने कितना पढ़ा है? अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में मैंने यूएनओ की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा, जबकि वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापित करना है। थे पढ़ियो न यूएनओ तो था ना मंद मंद मुस्कुराहट को भी ये यूएनओ है, धारा 1 शांति स्थापित करना। बताओ, तो फिर जब संगठनों का औचित्य नहीं रह जाता, तो इसलिए जितने हमारे मुक्त व्यापार समझौते अधिक होंगे उतना ही देश का व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वही बात की गई है। निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों और वरीयता प्राप्त व्यापार समझौतों के लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर टैरिफ एक्सप्लोरर सेवा देश में योग्य निर्याताओं के लिए उपलब्ध टैरिफ रियायतों की जानकारी प्रदान करती है। अब देखो, ये याद रखना है आपको, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है, ये एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, देश के अंदर जो बेचने वाली कंपनियां हैं उनको सारी ऑनलाइन जानकारियां, टैरिफ की जानकारियां, रियायतें वगैरह प्रदान करता है। तो इसके जरिए पता चल जाता है निर्यातकों को कि कौन सी वस्तुओं पर किस देशों के साथ में काम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्यात संवर्धन मिशन भी चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। ये सरकार के सारे प्रयास है, जैसे वो क्रेडिट गारंटी योजना है, ये निर्यात संवर्धन मिशन है, और भी है बहुत सारे। ये सारे के सारे किस लिए? सरकार के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ये योजनाएं चला रही है। निर्यात संवर्धन मिशन हमने पहले भी पढ़ा है। क्रेडिट गारंटी योजना में क्या होता है, जो भी निर्यातक है उनको लोन देने की गारंटी गवर्नमेंट देती है कि आप हमारे से पैसे उठाइए और अधिकतम उत्पाद करिए और दूसरे देशों को बेचिए। निर्यात संवर्धन मिशन की प्रभावशालीता को आरबीआई द्वारा घोषित पूर्व कदमों ने और अधिक सुदृढ़ किया है। इनका उद्देश्य ऋण सेवा संबंधी दबाव को कम करना, ताकि क्या है कि जो काम करने वाले फैक्ट्री है, कंपनीज है, उनको ऋण के लिए किसी भी प्रकार का दबाव ना रहे। ऐसा नहीं हो कि हमारे उत्पादक इसलिए उत्पादन नहीं कर पा रहे कि उनके पास में पैसे नहीं। तो आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है। आरबीआई कह रहा है कि इस प्रकार की जो ऋण की समस्या आती है उनको हम ठीक करेंगे। इन उपायों में पात्र उधारकर्ताओं के लिए सभी किस्तों के भुगतान पर मोरेटोरियम भी शामिल है। आप अगर किस्त नहीं दे पाते हैं तो आप किस्त को रोक भी सकते हैं, ये सुविधाएं भी दी गई है। ठीक है, और बाकी निर्यात ऋण की अवधि 450 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब आपका ऋण पूरा हो रहा है तो साल भर के लिए उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ये सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने करी है निर्यातकों के लिए,
ये निर्यातकों की व्यवस्थाएं थारे परीक्षा में पूछे जाने योग्य वैसे है नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लेना इसमें, बाकी इसमें कुछ इतना महत्वपूर्ण था नहीं। निर्यात विदेशी व्यापार में सवाल जनरली वही आता है कि किस देशों को क्या निर्यात किया जा रहा है, कितना निर्यात किया जा रहा है, इसके अलावा ज्यादा कुछ पूछते नहीं इसमें। हाँ क्या, अच्छा ये आ जा तो आ जा क्या सर मारे के मारो नंबर कर ला के ला लगा आ जा लाओ। ये देखो ऑन कैमरा में सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये इधर नहीं, इधर कैमरा उधर ले भाई कोई फोटो वोटो ले खड़ो ले आवर ले। ये है हमारे करणी जी का मोमेंटो, ले दिए कौन। हो गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करणी जी का भक्त व्यक्ति हूं और देशनोक जाता हूं, निरंतर जाता हूं। स्तुति करनी लो वही जी। जय माता जी री। मैं महावीर सिंह करणी माता जी महाराज री एक स्तुति है प्रस्तुत करना चाहूँ। तो नवलक सरताज डोकरी थारे हाथों लाज डोकरी रीजे तो दे राज डोकरी खीजा चीने ताज डोकरी कवित धन देवे वाज डोकरी खर्चो पानी नाज डोकरी सदा भरे सुख साज डोकरी भाई सब देणो भाज डोकरी के वंदन वद वसुदाज डोकरी गंजन करिया गाज डोकरी लोभी में कुड़राज डोकरी पण तू मारी माज डोकरी के अब की बेड़ा आज डोकरी जबर फसी है जाज डोकरी कुण ने दूं आवाज डोकरी के कूके सगड़ो जहां डोकरी दिशे कोई न रहा डोकरी आगे समद ताहा डोकरी सिर पर राज सिंहार डोकरी। जय मां करणी, जय मां भगवती। क्या हुआ था, क्या हुआ था? लाइट में क्यों, लाइट वगैरह कहीं माथा मुड़ी की या हाँ? सही सी बता की बचपन में कहीं दोगे उसे बात हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ले हमें शुरू करो पाचो सेवा क्षेत्र मन कौन बोर हुआ बंदल करो ना बंदल बंदल में काम चलेगा नहीं है? नहीं पूरा तो ये अभी आसानी से नहीं होगा। सेवा क्षेत्र थोड़ा 10 सेगमेंट पढ़ लेते हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में हम काफी कुछ चीजें कर चुके हैं और आपको इतना पता है कि आज देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र रोजगार के मामले में तो कम है लेकिन जीडीपी के मामले में अधिक है। भारत का सेवा व्यापार देश के समग्र व्यापार प्रदर्शन को बेहतर बनाने में भूमिका अदा कर रहा है। कल हमने पढ़ा था ना कि चालू खाते घाटे को बैलेंस करने में सबसे अहम भूमिका किसकी है, सेवा क्षेत्र की है। और इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता चल रही है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और वैश्विक अस्थिरता के बीच भी इस क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है। लचीलापन दिखाने का मतलब यह है कि अस्थिरता होने के बावजूद भी इस क्षेत्र ने ठीक ठीक प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 25 में सेवा निर्यात काफी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया था। 387.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सेवा निर्यात हुआ है 2025 में। ये हमने बात पहले ही एक
ग्राफ में पढ़िए। कुल निर्यातों में सेवा निर्यात कितने हैं? 387.5 बिलियन है, और यह लगभग 13.6% की वर्ष दर वृद्धि को दर्शाता है। 13.6% की वृद्धि सामान्य वृद्धि नहीं होती। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने की, कुल निर्यात की वैल्यू कितनी है और ग्रोथ रेट कितनी है सेवाओं के अंदर। वस्तुओं का जब पढ़ा था उसके साथ में सेवाओं का यह आंकड़ा ऑलरेडी आ रखा है पीछे, नया नहीं है ये। भारत की स्थिति क्या है? प्रौद्योगिकी, व्यापार, सेवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत हुई। टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रेड के मामले में, और प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, मेडिसिन वगैरह, इनके मामले में भारत की स्थिति कैसी हुई है? मजबूत हुई है। हालांकि इस अवधि में सेवा आयात भी 11.4% की वृद्धि को दर्ज कर गया। सेवाओं का हम आयात भी करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जिन चीजों का निर्यात होता है उनका हमें, अब हम अगर एक्सपर्ट बाहर भेजते हैं तो दुनिया के कई एक्सपर्ट भारत भी आते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई सेलिब्रिटी बीमार पड़ता है तो बाहर से, अमेरिका से डॉक्टर बुलाते हैं। कई बार हम भी प्रोफेशनल सर्विसेज बाहर से खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेवाएं हम केवल बेचते हैं, बेचने वाला व्यक्ति खरीदता भी है। तो हमारा आयात भी बढ़ा है, और हालांकि आयात इतना नहीं है जितना कि निर्यात है। आयात कितना देखो, 98.7 बिलियन है, और निर्यात कितना है? 387.5। मतलब सीधे सीधे कितना फर्क है? 200 का, भाई 200 का हुआ ना, $200 बिलियन का डायरेक्ट फर्क आ जाता है। ये हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आयात में यह वृद्धि व्यापार, वित्तीय सेवाओं की बढ़ती सीमा पार मांग को दर्शाती है। परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 25 में सेवा व्यापार क्या हुआ? अधिशेष हुआ कि घाटे में गया है? अधिशेष। लगभग कितना अधिशेष है? लगभग $200 बिलियन अधिशेष में है। ये 188.8 बिलियन अधिशेष है, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट है। तो सेवाओं के व्यापार अधिशेष ने वस्तु व्यापार घाटे को 2/3 हिस्से को कवर कर लिया है। यही तो बात हमने की थी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जिसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती है। वस्तुओं का मामला तो क्या चल रहा है, और सेवाओं का मामला क्या चल रहा है? उस घाटे को 2/3 मतलब 67%, 70% कवर कर लिया किसने? सेवाओं ने। इसलिए सेवाओं का जो हमारा प्रदर्शन है ये बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। वस्तुओं में तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सर्विसेज में हमारा काम है वो बढ़िया चल रहा है। अब आप इसको अगर देखोगे तो 2025 तक चले जाओ ना आप, तो सर्विस का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है ये आपको दिखाएगा। ये सर्विस का एक्सपोर्ट दिखाएगा, और नीचे का जो है ये सर्विस का इंपोर्ट दिखाता है। ठीक है, मतलब भेजना हमारा ज्यादा हो रहा है और खरीदना हमारा कम हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सरप्लस है। 135.5 पहले सरप्लस रहा बिलियन डॉलर, अभी 151.7 रहा, उसके बाद ये 188.8 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहा है। सरप्लस का मतलब समझते हो ना आप? जब आपका आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो। तो सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। वित्त वर्ष 26 में सेवा व्यापार में भी तेजी बनी हुई है। सेवा निर्यात में 6.5% की ग्रोथ हुई है इस समय, और 304.0 बिलियन तक पहुंच गया। और सेवा आयात 1.5% बढ़ के 152 पॉइंट। देखो अब ये अंतर आप समझ रहे हो ना आप, कि 304 बिलियन डॉलर जो पहले कितना था, ये 208 था, सॉरी 387 था पूरे साल का। अभी ये इतने समय में ही 304 हो चुका है। तो ये पूरे साल का आंकड़ा और भी ज्यादा होने वाला है। सेवा व्यापार में 151.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर अभी भी सरप्लस चल रहा है। वस्तु व्यापार का घाटा, जो कि वस्तु व्यापार के घाटे का 61.1% है, जो व्यापार घाटा हो रहा है उसका लगभग 61% कवर कर रहा है कौन? सेवा व्यापार। ये कहां से हो रहा है? सॉफ्टवेयर, बीपीएम क्या है, फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी एक बार इसकी। परामर्श है, फिनटेक क्षेत्र है, इनमें काफी लचीलापन है। सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात सेवा निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा रहा।
अब आपसे कोई पूछे कि सेवाओं में सबसे अधिक निर्यात किसका हो रहा है, सॉफ्टवेयर निर्यात का हो रहा है। हाल के वर्षों में व्यापार सेवाओं का हिस्सा भी बढ़ा है। ये वृद्धि भारत की सफलता का परिणाम है और एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के रूप में भारत अपने आप को स्थापित कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो बिजनेस सर्विस इन सर्विस एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सर्विस इन सर्विस एक्सपोर्ट्स, अगर आप 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 की बात करोगे तो आप जो ये 29.0 का आंकड़ा देख रहे हो, ये व्यावसायिक सेवाओं का एक्सपोर्ट है और ये सॉफ्टवेयर सेवाओं का एक्सपोर्ट है। तो इस साल की बात करें ना 25-26 में, तो सॉफ्टवेयर सेवाएं जो है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, व्यावसायिक सेवाओं की तुलना में। और ये 25-26 की स्थिति यही है। चलो अब अपन खत्म करते हैं इस इंडेक्स के बाद अपन आगे, यहाँ नई हेडिंग है कोई आगे, तो नई हेडिंग तक लाके फिर छोड़ देते हैं। स्टैनफोर्ड का एक इंडेक्स आता है, एआई इंडेक्स आता है, उसके अनुसार भारत एआई में पैठ बनाने में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पे रहा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भारत जो काम कर रहा है उसमें भारत अभी कौन से स्थान पे रहा है, दूसरे स्थान पर। अभी 2.5 का स्कोर है भारत के पास में। अमेरिका 2.6 के साथ में पहले स्थान पे। एआई के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। भारत का मजबूत भौतिक और डिजिटल ढांचा, यहाँ पे लेबर आर्बिट्रेज, कर छूट का लाभ उठाने वाले सेज, जीसीसी जैसी स्थितियों के कारण यहाँ पे भारत में और काम है वो बढ़िया हुआ है। ये आप समझ तो रहे हो ना, कर छूट वाले सेज, श्रम लागत लाभ वगैरह समझाने पड़ेंगे, समझाने है कहीं। श्रम लागत लाभ का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने कहा ना कि जहां श्रमिकों का मजदूरी सस्ती हो तो थोड़े अपने लाभ बढ़ जाते हैं। भारत में एक तो ये फायदा हो जाता है। भारत में कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, सेज बोलते हैं हम। या आपने राजस्थान की इकोनॉमी में भी पढ़े होंगे, सेज पढ़े ना। विशेष आर्थिक क्षेत्र देश की सीमा के अंदर स्थित ऐसा स्थान है जो विदेशी क्षेत्र माना जाता है। मतलब उसके अंदर विदेशी कंपनियां काम करती है, भारत की भी होती है खैर, टैक्स फ्री काम करती है और स्पेशल एक्सपोर्ट के लिए ही बनाई जाती है। वो सारा प्रोडक्शन दुनिया भर के देशों को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। सेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि व्यापार शुरुआत करने में ज्यादा माथा पौड़िया नहीं। तो ऐसे सेज होते हैं जहां टैक्स बिल नहीं लगता, कर छूट वाले सेज है। और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हो गए, जीसीसी वगैरह, तो इनके कारण हमारा एआई का काम जो है वो बढ़िया हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण दर्शाता है कि 2024 में 2.3% की वृद्धि के बाद 25 में सेवा निर्यात में 7.3% की वृद्धि हुई है। भारत की कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं की साझेदारी 2/3 से अधिक है। अब आपको यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि सेवाओं में सबसे अधिक निर्यात किसका, तो आप क्या कहोगे, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर सेवाओं में भी अंदर जाओगे तो किसका अधिक है, कंप्यूटर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा सेवाओं का, सेवाओं के भीतर किसका, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एसएस लिख रहा हूं। और इस एसएस में भी सबसे ज्यादा किसका है, कंप्यूटर सर्विसेज का। ये प्रश्न ऐसे बन जाता है, ध्यान रखना। 2/3 से भी अधिक हिस्सेदारी कंप्यूटर सर्विसेज की। और इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम से अंदर बीपीओ का योगदान। बीपीओ का मतलब मैं भूल कैसे गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं बेटा, बीपीओ का एक और है, देख तो, एक गूगल देख तो। हाँ, आउटसोर्सिंग है ये। आउटसोर्सिंग क्या होती है, मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं। मैंने उस दिन भी बताया था कि अमेरिका की किसी बैंक के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं और उसने भारत को भेज दिए। भारत वाले इन्फोसिस या जो भी टीसीएस वगैरह, उन्होंने डॉक्यूमेंट क्लियर करके वापस ईमेल कर दिए अमेरिका को। हमारे श्रमिक को वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां से काम हमारे पास आया और हमने यहां से काम निपटा के वापस भेज दिया। इसके बदले भारतीय जो कंपनी है उसको क्या मिलेगा, पेमेंट। इनको क्या, ऐसे सेंटर को क्या कहते हैं, बिजनेस पर्पस्ड होते हैं। ये सारे के सारे आउटसोर्सिंग है, मतलब बाहर से श्रम हायर करना। श्रमिक को आने की जरूरत नहीं है, वो बाहर बैठा बैठा ही काम करके हमारे को दे देगा। जैसे मान लो मुझे एप्लीकेशन बनाना है, मैं चाहता हूं कि कोई यूरोपियन देश का कोई व्यक्ति एप्लीकेशन बना के दे,
वहां से एप्लीकेशन बना के वो मुझे हैंड ओवर कर देगा, ये बीपीओ हुआ और क्या है। ठीक है ना, बीपीओ से हम क्या करते हैं, हमारा काम दुनिया के दूसरे हिस्से से करवाते हैं, उसको वहां आने की जरूरत नहीं, वो वहां बैठे बैठे कर लेता है। तो भारत में ऐसे खूब सारे बीपीओ सेंटर है, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, ये सब यही काम करता है। इसके अतिरिक्त जहां अमेरिका भारत से होने वाले सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए सबसे बड़ा गंतव्य स्थान बना हुआ है, ध्यान रखना, अमेरिका भारत से होने वाले सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसको कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 की इसकी साझेदारी 54.51 से घट के 52.9% हो गई है, क्योंकि अब यूरोप के साथ हमारी हिस्सेदारी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अमेरिका क्या करता है, अल्टरनेट ढूंढता है, उसको जब ये लगने लगता है ना कि ये चीजें हमें नुकसान कर रही है, वो अपने देश में बनाना शुरू कर देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पहले दिन ही मैंने आपको समझाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट याद तो रहेगा, थोड़ा बहुत याद रखना। तो ए थारे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो समझ में आयो को आयो, यहाँ पासो ले जाऊं, शुरुआत करो, नहीं आयो है तो ठेठ पहली क्लास में जाऊं पाछा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भारत का या किसी भी देश का विश्व के दूसरे देशों के साथ में जो भी व्यापार होता है, व्यापार में आयात और निर्यात दोनों ही आ जाते हैं, उस व्यापार का पूरा जो अकाउंट है वो क्या कहलाता है, बीओपी कहलाता है। इसमें दो अकाउंट मेनली है, वैसे तो तीन अकाउंट मैंने आपको बताए थे, इसमें दो अकाउंट रहते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और फाइनेंस। कौन रे आप हैं कहीं याद है, कौन मजा करोगे, थारे तो यो करो दीदी बेटा, थारे तो जो कहो मैं चालू खाता, पूंजीगत खाता और वित्तीय खाता, इन तीनों खातों को क्या कहते हैं, बीओपी बोलते हैं। इस पूरे बीओपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, चालू खाते का। चालू खाते में दो टाइप की मेन मदे आ जाती है, विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और, दृश्य में सब क्या हो जाता है, और अदृश्य में और लाभांश, ये सारा का सारा उसमें चला जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को अगर अलग करें तो ये क्या कहलाता है, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें अगर आयात अधिक है निर्यात कम है तो घाटा, और आयात कम है और निर्यात अधिक है तो अधिशेष, सरप्लस। जैसा बीओटी होगा वैसा ही बी चालू खाता होगा, जैसा ही चालू खाता होगा वैसा ही बीओपी होगा, क्योंकि चालू खाते में भी सबसे बड़ा योगदान किसका है, बीओटी का। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर दो चीजें पॉजिटिव चल रही है, ये दोनों, और बाकी सब क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। धन प्रेषण पॉजिटिव है, सेवाएं पॉजिटिव चल रही है, मतलब सरप्लस, और वस्तुएं वगैरह ये सब क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, मतलब घाटा चल रहा है। और यही हमने कहा था कि वस्तुओं के घाटे को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, सेवाएं कर रही है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, सेवाएं कर रही। बाकी वस्तुओं की स्थिति तो खराब है, वो खराब ही होगी, आपको पता है कि हम तेल बाहर से मंगवाते हैं, गैस बाहर से मंगवाते हैं, खाद्यान्न बाहर से मंगवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाहर से मंगवाते हैं, सब चीजें बाहर से आती है। जितना हम बेचते हैं उससे कई गुना अधिक वस्तुएं बाहर से खरीदते हैं, आयात करते हैं। इस कारण वो क्या रहा है कि वस्तुओं का व्यापार जो है हमारे उसमें घाटे में चल रहा है, और सेवाओं का व्यापार हमें प्लस में चल रहा है। तो अब ये सारी बातें हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है। आया ही रहेगा, हटाओ, हाँ। अब देखो, अब भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे कि भुगतान संतुलन का जो विवरण है ये पूरे दुनिया के साथ में भारत के लेन देन की रिकॉर्ड को दर्शाता है। परिभाषा आ गई, चालू खाता और पूंजीगत खाते में होने वाले पूरे घटनाक्रम इसमें दर्ज किए जाते हैं। मैंने कहा था वित्तीय खाता वैसे अलग नहीं है, किसका भाग माना जाता है, पूंजीगत खाते का, लेकिन आजकल उसको थोड़ा अलग कर दिया है, क्योंकि पूंजीगत खाता इतना बड़ा हो गया है कि अलग अलग अकाउंटिंग की जाती है, और अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र का पूरा दृश्य हमें पता चल जाता है। जब हम बीओपी पढ़ते हैं तो हमें पूरा पता चल जाता है कि दुनिया भर के साथ हमारा क्या लेन देन चल रहा होता है। जैसे आपने ये पाठ शुरू किया 2 दिन पहले,
तो आपको पता है कि जैसे ही हमने ये शुरू किया तभी आपको पता चला कि हमारे दुनिया के साथ में जो व्यापार वाणिज्य होता है वो कैसे काम करता है। उसी तरह से सबको ही बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं तभी हमारे विश्व के साथ जो आर्थिक संबंध है ये हमें पता चलते हैं, अदरवाइज नहीं चल पाते। अब हम सबसे पहले आते हैं किसमें, चालू खाते में। और आपको पता है कि बीओपी का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा खाता है, चालू खाता। चालू खाते में दृश्य अदृश्य दोनों आ जाता है। और चालू खाता मैंने कहा था ना कि भारत का मामला चालू खाते में कैसा चल रहा है, घाटे का चल रहा है। उसमें भी व्यापार का घाटा चल रहा है, लेकिन इस कमी को कौन पूरा कर रहा है, अदृश्य मदे। अदृश्य मदे कौन सी है, सेवा क्षेत्र वाली। अब ये लाइन समझ में आ गई आपको। हाँ, इसमें मुख्य रूप से अदृश्य मदों में एक तो सेवा आती है, एक धन प्रेषण आता है। निजी अंतरण का मतलब क्या हुआ, रेमिटेंस। धन प्रेषण हमने लिखा था ना दूसरे नंबर पे। धन प्रेषण का मतलब क्या है कि दुनिया में बाहर जो हमारे देश के नागरिक जो बैठे हैं वो भारत जो पैसा भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेमिटेंस। क्या कहते हैं, रेमिटेंस। और आपको बताऊं, भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला। पहले दूसरा हुआ करता था, अब पहले नंबर पे। और ये स्थिति लगभग 2008 से बनी हुई है। 18 साल हो गए रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत दुनिया का पहले नंबर का देश। मैक्सिको, चीन वगैरह ये सब सेकंड थर्ड नंबर पे चले गए हैं। आज दुनिया में सबसे अधिक पैसा जो है रेमिटेंस के रूप में कौन प्राप्त करता है, भारत। क्यों, क्योंकि हमारे प्रवासी बहुत अधिक है, हमारा डायस्पोरा बहुत अधिक है। डायस्पोरा क्या होता है, प्रवासी। जो लोग बाहर निवास करते हैं भारत के, उन सभी लोगों को क्या कहते हैं, डायस्पोरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये अधिशेष में चल रहा है। अधिशेष मतलब सरप्लस में चल रहा है, जबकि व्यापार, वस्तुओं का व्यापार किस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। और अदृश्य वस्तुओं का व्यापार थोड़ा थोड़ा सरप्लस में है। तो इसमें क्या है, वैश्विक आईटी है, व्यापार है, पेशेवर सेवाओं में भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। तो रेमिटेंस इनफ्लो, ये लिखा ना, रेमिटेंस में अभी लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। और इसने चालू खाते घाटे को ठीक ठीक तरीके से मैनेज करके रखा है। अगर ये नहीं होता तो चालू खाता घाटा हमारा और अधिक हो जाता। चालू खाते को सीएडी बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे चालू खाता घाटा। अगर आप इस पूरे मैप को समझोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि सर्विसेज क्या है, ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, और व्यापार वाणिज्य क्या है। ये सारे सारे आंकड़े हैं, ज्यादा माथा बोड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसमें यही कहा गया है कि जो सर्विस है ये तो पॉजिटिव चल रही है 189, और ट्रांसफर 123 पॉजिटिव चल रहे हैं। और अब आप देखोगे तो इसमें वस्तुओं का व्यापार माइनस में 287 अमेरिकन डॉलर यूएसडी बिलियन है, वो घाटे में चल रहा है। और लास्ट में इनकम लास्ट घाटा कितना है, -48। मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूं, ज्यादा लोड नहीं लेना। देखो, ये कह रहा है 123 अमेरिकन बिलियन डॉलर नेट ट्रांसफर है, धन प्रेषण। मतलब क्या हुआ कि 123 बिलियन डॉलर 2025 की बात चल रही है। 123 बिलियन डॉलर हमारे पास में शुद्ध रेमिटेंस आया है। शुद्ध रेमिटेंस क्या मतलब समझे, विदेशी जो लोग भारत में काम कर रहे हैं उन्होंने बाहर पैसा भेजा, और भारत के लोग बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने वापस भारत में पैसा भेजा। इनको माइनस कर दो तो हमें शुद्ध आंकड़ा, नेट आंकड़ा प्राप्त होता है। कैसा आंकड़ा, नेट। टोटल रेमिटेंस में तो आया वही काउंट करेंगे, नेट में वो गया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 123 बिलियन अमेरिकन डॉलर हमें प्राप्त हुआ, ये पॉजिटिव है। अगर आप इस कलर की बात करोगे 189, तो ये नेट सर्विसेज है। नेट सर्विस है 189 अमेरिकन बिलियन डॉलर हमने सर्विसें बेची कितनी है, और हमने सर्विसें आयात कितनी की है। इनको माइनस करो तो शेष कितना बचता है, 189। तो ये अदृश्य मदें हैं दोनों की दोनों। अब आप नीचे आ जाओ, -287 की है नेट मर्चेंडाइज है। नेट मर्चेंडाइज क्या होता है, मर्चेंडाइज होता है वस्तुओं का व्यापार। माइनस में 287 अमेरिकन बिलियन डॉलर चल रहा है।
ठीक है, मतलब हमने खरीदी ज्यादा है, बेची कम है। अब वस्तुओं और सेवाओं का ये माइनस कर दो तो शेष घाटा कितना बच रहा है, 48 अमेरिकन बिलियन डॉलर का। अब क्या करना है, 123 और 189 काउंट कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव काउंट कर लो, नेगेटिव टोटल कितना हुआ उसमें से माइनस कर दो, आपको अंदाजा हो जाएगा घाटा कितना बचेगा। -48 क्या है, नेट इनकम। चालू खाते से हमें नेट इनकम माइनस में प्राप्त हुई 48 बिलियन डॉलर। तो ये आंकड़े हैं जो ये बता रहे थे, आगे शायद लिखे हुए भी हो जाएंगे। हाँ, अगर आप वित्त वर्ष 26 की बात करेंगे तो चालू खाता घाटा थोड़ा कम हुआ है, 15 बिलियन डॉलर रह गया है। और इसी समय 25 में 25.3 बिलियन डॉलर था, जीडीपी का 0.8% रहा है। 26 की बात करें तो 2026 में थोड़ा चालू खाता घाटा हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। धनात्मक शेष वाले देश, धनात्मक शेष का क्या मतलब है, सरप्लस, मतलब जिनके चालू खाता घाटा पॉजिटिव हो, वे ऐसे देश होते हैं जो किस पे संचालित होते हैं, निर्यात। भाई ये तो आपको ही पता है, जो देश निर्यात अधिक करेंगे उन देशों का चालू खाता घाटा घाटा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अधिशेष होगा। जबकि आयात वाली जो इकोनॉमी है वो हमेशा किस में रहती है, घाटे में रहती है। भारत कैसी इकोनॉमी है, आयात वाली। जापान कैसी है, निर्यात वाली। जापान चालू खाते घाटे में नहीं रहेगा, वो उसका चालू खाता क्या रहता है, सरप्लस रहता है। चीन कैसी इकोनॉमी है, निर्यात इकोनॉमी, चीन भी क्या रहेगा, सरप्लस रहेगा। भारत मंगवाता है तो भारत घाटे में रहता है। सिंगापुर, जर्मनी जैसे अधिशेष वाली अर्थव्यवस्थाएं उच्च मूल्य वाले निर्माण में पर्याप्त व्यापार अधिशेष बनाए रख रही। सिंगापुर और जर्मनी भी हाई वैल्यू की वस्तुएं बनाते हैं, तो उनके भी व्यापार अधिशेष है, मतलब उनका आयात कम है, निर्यात कैसा है, अधिक है। जर्मनी की वस्तुएं और सिंगापुर की वस्तुएं बहुत उच्च मूल्य वाली होती है, इसके कारण इनका व्यापार कैसा चलता है, अधिशेष। और हमारा इधर व्यापार की हालत क्या है, माइनस में चल रहा है, 287 अमेरिकन डॉलर बिलियन में, वो भी। 26 की दूसरी तिमाही की बात करें तो भारत के चालू खाते घाटे की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, लगभग ये 1.3%, हाँ, घाटा जो है हमारे को देखने को मिला है। ये 1.3% तो 25 का था। अच्छा, दूसरी तिमाही में अन्य देशों के साथ तुलना करने पर, अच्छा, ये आगे वाली लाइन का पीछे वाली लाइन से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हमें 25 का याद रखना है। और वैसे 6 माही तो वैसे याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, साल भर का याद रखना होता है। अभी तो खाली इसको छोड़िए, ऐसे दिमाग में रखना कि निर्यात वाली इकोनॉमी जो होती है वो पॉजिटिव रहती है, और आयात वाली इकोनॉमी हमेशा कैसी रहती है, घाटे में रहती है। और यही कारण है कि भारत लंबे समय से घाटे में चल रहा है। भारत अपने उच्च घाटे को समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में, जब हमारे घाटा हो रहा है तो हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं कि दूसरे घाटे वाले देशों में हमारी स्थिति कैसी है। मतलब ये वही हुआ कि क्लास में जब आपके नंबर आए वो मान लो 42% आए हैं, तो आप अपने घर वालों को उदाहरण देते हुए 41 आया होंगे रे, 15 42 आया है, मैम वो 8 आध 2 नंबर कम है। आप है ना 90 वाले का नाम ही नहीं ले रहे, आपको तुलना करनी होती है। अब कल क्या हुआ, जैसे अब जैसे हम भारत के लोग क्या करेंगे, बीजेपी वाले क्या करेंगे, ईरान के अंदर क्या है कि ईरान की अभी जो मुद्रा है वो पिटी भी बुरी तरह से, वहां का भारत के 700 रुपए वहां करोड़ रुपए बराबर हो रखे हैं अभी। ईरान अभी संकट में आया ना, तो मुद्रा बहुत ज्यादा छाप दी। अब यहां से आप 700 रुपए ले जाओ और वह उसके करोड़ रुपए ईरान के बराबर है, ये स्थिति अभी, ईरान की मुद्रा पिट गई। रीजन यही है कि वस्तुएं है नहीं, बाहर से सब बंद पड़ा है, अंदर महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो पूरी कैसे करें, महंगाई बढ़ने के बाद वस्तुओं की सप्लाई हो नहीं रही है, तो फिर पैसे की सप्लाई कर दी, पैसे की सप्लाई के लिए पैसा अधिक छाप दिया, कुछ भी पीछे गिरवी रखते नहीं है, तो पैसा मार्केट में बढ़ गया, अब करोड़ों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो ईरान के सेंट्रल बैंक ने कल 1 करोड़ रुपए का नोट जारी किया है। ईरान के अंदर करेंसी की हालत इतनी खराब हो गई, ये चीज अपने को दिख नहीं रही, अमेरिका ने उसको बर्बाद कर रखा है इस मामले में। भारत के मामले में कितना बढ़िया, सोचो आप, भारत में 1 रुपया प्रिंट करने के लिए रुपये का सोना रखना पड़ता है गिरवी, इसलिए हम कभी भी खट को दबाए मशीन चालू नहीं कर सका।
बाकी देशों में क्या होता है, इस तरह से नहीं रहते। अमेरिका में इस तरह से करते, अमेरिका और भारत की पद्धति सेम है। मुद्रा अधिक प्रिंट करने का नुकसान होता है, इसे घाटे से निपटने की सबसे गंदी व्यवस्था माना जाता है मुद्रा प्रिंट करना। क्योंकि सबके पास पैसे हो जाएंगे, पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पैसा मार्केट में लिमिटेड लाना पड़ता है। आरबीआई ध्यान रखती भारत में कि पैसा न कम होना चाहिए न अधिक होना चाहिए। आरबीआई का काम यही है। आपको बताऊं, आरबीआई के पास में 40 लाख करोड़ रुपए है इस समय। मार्केट में अगर पैसा अधिक है तो वो खींच लेगा, कम है तो वो डाल देगा, बराबर बना रहेगा। और आरबीआई को पता है मार्केट में कितना पैसा डालना है। वो M1 M2 M3 M4 से पता कर लेता है। M0 एक आता हाई पावर्ड मनी, आपने नहीं सुनी होगी शायद। तो भारत जैसे देशों में क्या इसकी व्यवस्था बड़ी तरीके से की हुई है। अब ईरान की कंडीशन बिगड़ गई, वहां मुद्रा पिट गई, तो अब हमने तुलना करनी शुरू कर दी। तो किसी ने कहा कि कतर की मुद्रा और आपकी देख लो। कतर एक ठीक है, वो जो दिनार है की है, जो कोई है दिनार है, और अपने 300 रुपया बराबर है। तो देखो क्या दो खबर, तो खबर भली है मोहर है कि ईरान करते में ठीक हो गए। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब डाउन होता है तो अपने साथ वालों से तुलना करता है। अब भारत ने कैसे की है कि भारत ने कहा कि न्यूजीलैंड का चालू खाता घाटा माइनस में 7.7% है, ब्राजील में 3.8 है, ऑस्ट्रेलिया में 3.6 है, यूके में 1.8 है, कनाडा 1.6 है, हम तो 1.3 तो है। हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, ऐसे देशों की लिस्ट बनाई है। अब आप देख लो, ये इस तरह से इन्होंने किया। अब सिंगापुर 17.7% के साथ चल रहा है, घाटा है ही नहीं, सरप्लस चल रहा है। सिंगापुर 17.7% का इसका मामला चालू खाते में अधिशेष है। वियतनाम अधिशेष में है, क्योंकि वियतनाम तेल बेचता है, दुनिया को बेचता ही है, आयात नहीं करता बल्कि निर्यात करता है। स्विट्जरलैंड, कोरिया, जापान, चीन, जर्मनी, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये सारे के सारे सरप्लस में। अब घाटे कौन से देशों में है? इंडिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सब क्या चल रहे हैं? घाटे में चल रहे हैं। इनके माइनस में है सारे के सारे। ब्राजील में तो 3.8 है, बाकी भारत वाले तो उदाहरण मस्त मस्त काट दिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, देखो। तो भारत का चालू खाता घाटा खाता खाता जो है वो कैसे चल रहा है? घाटे में चल रहा है। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में जो है हम और भी अभी भी खराब स्थिति में है, बढ़िया नहीं है। ये खराब स्थिति मानी जाती है। हालांकि सरकार और हम ये कह सकते हैं कि घाटा हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इस घाटे को दूर करने का दो ही तरीके हैं। अब या तो सेवाओं का और सरप्लस बढ़ाओ ताकि वस्तुओं का घाटा बराबर हो सके, या वस्तुओं का घाटा कम करो। वस्तुओं का घाटा कम करने के लिए आपको आयात कम करने पड़ेंगे, निर्यात बढ़ाने पड़ेंगे, इसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाना इतना आसान काम थोड़ी है। इस घाटे को कम करना बहुत चैलेंजिंग है। आप पैसे छाप के चालू खाता घाटा कम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तभी आप उत्पादन दुनिया को बेचोगे, तभी हमारे को आय अधिक प्राप्त होगी और हम खरीदेंगे कम, तब जाके ये घाटा बैलेंस होता है। इसलिए राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा एक साथ आ जाते हैं, तब इसको ट्विन डिफिसिट कहते हैं, दोहरा घाटा। इकोनॉमी की कंडीशन बिगड़ जाती है बहुत। भारत में ये लंबे समय तक रहा है। तो ए थारे समझ में आयो कहीं? तो ये थोड़े देख लेना एक बार कि कौन से देश घाटे में चल रहे हैं, और स्पेशली भारत रो आंकड़ो तो दिमाग में रख लिया। अब आते हैं किस पे? प्रेषण। प्रेषण क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेमिटेंस। क्या कहेंगे? रेमिटेंस के मामले में टॉप रेमिटेंस किस जगह जा रहा है? भारत के अंदर। सबसे अधिक धन प्रेषण किस देश की ओर हो रहा है? भारत की ओर हो रहा है। दुनिया में सबसे अधिक पैसा किस देश को भेजा जाता है? भारत को, क्योंकि हमारा डायस्पोरा दुनिया में सबसे अधिक फैला हुआ है। प्राइवेट अंतरण ट्रांसफर रिसिप्ट जो मुख्य रूप से विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए प्रेषण को दर्शाता है। समझ में आ रहा है ये? अगर आप 2026 की बात करो तो ये विदेशी कोष का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। और 2026 की अगर बात करें तो प्रेषण मूल्य भी बढ़ गया है, और
अभी 2026 के अंदर 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर पैसे पहली 6 माही में भारत भेजे जा चुके हैं। 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर पैसा काफी बड़ी राशि होती है। इसी अवधि में पिछले साल 64.7 ही था। तो इस प्रकार भारत बड़ा गंतव्य स्थल है किस पैसे का, प्रेषण का। यह अल्पकालिक प्रदर्शन दुनिया के सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की दीर्घकालिक स्थिति के अनुरूप है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये 11 में 55.6 बिलियन था, 25 में 135.4 बिलियन टोटल हुआ है। और जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है, 3.5%। कोष्टक में अनंतिम क्यों लिखा है, क्योंकि यह अस्थायी आंकड़ा है, आगे आंकड़ा फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। इस अवधि के दौरान नेट ट्रांसफर क्या होता है, नेट ट्रांसफर क्या होता है, माइनस करना एक को, किसको माइनस करोगे, जो यहां से बाहर भेजा गया है ना उसको माइनस करोगे, बाहर से भारत जो आया उसमें से, तो हमें नेट मिल जाएगा। नेट का मतलब समझते हो ना, नेट का मतलब सीधा होता है, जैसे मान लो कि आपने यूं समझ लीजिए जैसे आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगेगी तो आपकी सैलरी आएगी, सैलरी जैसे ₹1,00,000 सैलरी आ गई तो ये तो होगी ग्रोस सैलरी। फिर इसमें से आप वो सब चीजें कट करोगे जो सरकार ने काट ली, इनकम टैक्स हो चाहे इंश्योरेंस के पैसे वगैरह, ऐसे काट के 80,000 रुपए खाते में आए, तो ये 80,000 क्या होता है, नेट सैलरी होता है। ग्रोस सैलरी किससे कहेंगे, ₹1,00,000 को। ग्रोस आपके हाथ में पूरी नहीं आती, आपके अकाउंट में केवल नेट ही आती है। तब आपने मान लो कोई लोन ले रखा है तो लोन की किस्त भी कट जाएगी। ऐसे करते करते कई जैसे सरकारी कर्मचारियों की हालत जो बहुत ईमानदार होते हैं, अपना केवल काम धंधा ही करते हैं, तो उनके लास्ट में 1 रुपया ही बचता नहीं है, क्योंकि एक दो इनकम टैक्स दबा के काट लेते हैं 15-20%, फिर इंश्योरेंस कट जाता है, फिर जीपीएफ के कट जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस कट जाते हैं, ऐसे करते करते 4-5 तो कटौतियां हो जाती है पहले ही। फिर 20-30 हजार कोई लोन ली उड़ो है, होम लोन हो सकता है, गाड़ी का लोन हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल लोन ली उड़ो है, 20-30 हजार हुई किस्त कट जावे, यहाँ करें लारे पैया बजे 30-40 हजार, वो बजे घर खर्चो, लास्ट में मांग तो है मोटी भैया कहीं पैया दियो मोटी आई गो मैं यहाँ मत थे कहीं ना कहीं करो क्यों, पैसे पूरे हो गए। ₹1,00,000 की सैलरी पूरी होती है, पता ही नहीं चलता, किस्तों में हमारी हालत खराब हो रही है, क्या बताओ, बहुत हालत खराब। मतलब 10 तारीख तक आते आते मैं तो मनक मन रेस्पॉन्स देने बंद कर दे, क्यों, क्योंकि वो दो ना मैसेज आ तो ही दो के भैया दो, लोग रेस्पॉन्स होते हैं। 10 तारीख तक पैसे खत्म। जिस परीक्षा के लिए आप तड़प तड़प के तैयारियां कर रहे हो ना, इसकी इसकी सैलरी से आपका घर खर्चा नहीं निकलेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अरे तो घर वगैरह बनाना पड़े थे, नौकरी लागो थे, गाड़ी बीजी खोलियो 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 गाड़ी मार दो तो नेट ट्रांसफर समझ में आई बात आ रहा। तो इस अवधि में नेट ट्रांसफर ने व्यापार घाटे के बड़े हिस्से की भरपाई की है। ये बात बैठी कि नहीं बैठी दिमाग में, कि वस्तु व्यापार घाटे की बड़े हिस्से की भरपाई की है किसने, किसने, धन प्रेषण ने, क्योंकि धन प्रेषण पॉजिटिव चल रहा है, व्यापार घाटा गहरा चल रहा है। तो अधिकांश वर्षों में प्रेषण कुल निवेश अंतर प्रवाह से भी अधिक रहा है। वैदेशिक वित्त पोषण के भरोसेमंद स्रोत के रूप में इसको रेखांकित किया गया है। प्रेषण लगातार बढ़ता जा रहा है और 2024 के लिए आरबीआई ने प्रेषण का एक सर्वेक्षण किया था पूरा, और छठे दौर का। तो इसमें भी उन्होंने कहा कि कहां कहां से धन आ रहा है, ये सर्वेक्षण से पता चलता है किस किस जगह से आ रहा है। तो खाड़ी देशों से वर्चस्व बना हुआ, ऐतिहासिक रूप से वर्चस्व रहा है। खाड़ी देश में क्यों आ रहा है, खाड़ी देश कौन से, यही जहां अब लड़ाइयां चल रही है, यहां से प्रेषण अधिक है भारत का। आप सोचिए इन देशों के युद्ध के कारण हमारा इस बार प्रेषण भी क्या हो जाएगा, डाउन होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इन देशों में काम करते हैं और वो धन भारत पैसा भेजते हैं अपनी सैलरी को, तो उनको हम प्रेषण करते हैं।
वहीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है, उन्नत अर्थव्यवस्था अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था है, वहां पे भी योगदान ठीक ठीक मिल रहा है। कुशल और पेशेवर श्रमिकों की ओर से भी बदलाव हो रहे हैं। सबसे अधिक पैसा आ रहा है अमेरिका से, 27.7% प्रेषण में योगदान किसका है? अमेरिका का है। हमारे लोग अमेरिका में बहुत हाई पेड सैलरी पे, जो भी वहां काम करते हैं बहुत अधिक सैलरी मिलती है वहां पे। अमेरिका से हमारे को प्रेषण बहुत आ रहा है। दूसरे नंबर पे है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, 19.2%। ये दुबई वगैरह, अबू धाबी वगैरह, ये सारे के सारे। तीसरे नंबर पे है ब्रिटेन, 10.8%। और सिंगापुर से हमें प्राप्त हो रहा है 6 बहुत अच्छी तरीके से आंकड़ा याद रखना कि प्रेषण किन किन देशों से हमें प्राप्त हो रहा है। सर्वाधिक धन प्रेषण कहां से हो रहा है? अमेरिका से। और ये नेट फायदे में रहेगा, क्योंकि अमेरिका के लोग यहाँ पे काम करने आते नहीं भाई, जो भी आ रहा है सब नेट ही है लगभग लगभग, न यूएई के लोग काम करने आते हैं। यूएई में खुद वहां पे सारे शेख वगैरह पैसे वाले लोग हैं, बाकी सारे मजदूर वर्ग है सारा, यहाँ कोई नहीं आएगा। और न सिंगापुर का व्यक्ति भारत में आके काम करना चाहेगा, वहां पे भी खूब सारी जॉब है। न इंग्लैंड के लोग यहाँ काम करने आते हैं। यहाँ कौन आ सकता? बांग्लादेश का व्यक्ति, भूटान का व्यक्ति, नेपाल का व्यक्ति। इन देशों के साथ हमारा नेट प्रेशर नेगेटिव जाएगा, क्योंकि इन देशों के साथ हम है वो वहां पैसा आता कम है और जाता ज्यादा है। समझ गए बात को? हाँ, समझदार हो। हाँ, इसकी भूमिका बताइए इसमें कि नेट ट्रांसफर में और मर्चेंडाइज की भूमिका है। अब जैसे एक चार्ट को आप समझोगे ना, तो आप सोचो कि नेट ट्रांसफर हुए पिछले साल 123.4 अमेरिकन बिलियन डॉलर के, इतने सारे पैसे आए। और व्यापार का घाटा कितना हो गया? 286 बिलियन डॉलर का। अब कितना कम करोगे आप? अब आप सोचिए, अगर ये नेट वाला ट्रांसफर नहीं होते तो ये घाटा और भी बहुत अधिक था। ये तो ठीक है, सेवाएं और प्रेषण मिलके घाटे को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो व्यापार को वो यूं बात है कि रेलवे का घाटा होता है ना, जो यात्री परिवहन घाटे में ही चल रहा है, पूरा कौन कर रहा है? माल परिवहन। सेम स्थिति है कि व्यापार का मामला घाटे में चल रहा है, पूरा कौन कर रहा है? सेवाएं और प्रेषण इसको कम कर रहे हैं। ये इसकी बात ही की गई है। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो, जो धन प्रेषण आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? तो घरेलू जो पैसा आ रहा है निजी लोगों के द्वारा, आपका भाई भेज रहा है कंपनी, वो आ रहा है 135.4 अमेरिकन बिलियन डॉलर का, और एफडीआई के रूप में आ रहा है 80.6 का। ठीक है, 80.6 अमेरिकन डॉलर एफडीआई के रूप में आ रहा है। ये सारे आंकड़े आरबीआई जारी करता है, आरबीआई पूरी ध्यान रखता है इन चीजों का। अब हम आते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वैश्विक प्रवृत्तियां। एफडीआई समझते हो ना आप? हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो विदेशों के लोग, कंपनीज वगैरह, या भारत के लोग ही जो विदेशों में बैठे हैं, वो यहाँ पे आके कोई फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। जैसे सिंपल तरीके से समझोगे, जैसे केन एनर्जी काम कर रही है, तो ये उसका एफडीआई है यहाँ पे। ठीक है, एफडीआई में अरबों रुपए आते हैं। भाई आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री खुलती है तो आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि एक एक कंपनी को खोलने में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। अब विदेश की कोई कंपनी जैसे आईफोन यहाँ काम करता है, तो सीधी बात है कि आईफोन अमेरिका की कंपनी है, करोड़ों रुपए खर्च करके, बिलियंस डॉलर खर्च करके यहाँ लगाएगी, तो पैसा सारा यहाँ पे आता है, एफडीआई के रूप में आता है। तो हम अभी ये देखेंगे कि एफडीआई का क्या मैटर चल रहा है। भारत के एफडीआई प्रवाह का आकलन वैश्विक निवेश रुझानों के, निवेश समझते हो? एक निवेश, एक विनिवेश, दो शब्द आते हैं। जब निवेश का मतलब, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, पैसे को ऐसी जगह लगाना जब पैसा पैसे को कमाने लग जाए, फैक्ट्री में लगा देना, या कोई ऐसा जगह लगाना जिसको हम पैसे से वापस
पैसा जनरेट होना शुरू हो जाए, उसे निवेश कहते हैं, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाती है। सरकार किसी सरकारी उपक्रम से अपनी हिस्सेदारी को कम करता है तो उसको क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। जैसे LIC या एयर इंडिया, 100% गवर्नमेंट था पहले एयर इंडिया, उसमें अपनी हिस्सेदारी को इन्होंने कम कर दिया, हिस्सेदारी बेच दी टाटा को, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, विनिवेश। और मान लो सरकार उस किसी निजी कंपनी को खरीद लेती है तो वो क्या है, निवेश। निवेश में पैसा लगाया जाता है, विनिवेश में पैसा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की रुझान दिखाता है FDI। अच्छा, एक बात आपको ये पता है कि नहीं है, मैं और बता दूं, निवेश विदेशी लोग भी करते हैं, भारत के लोग भी करते हैं। मतलब हमारे लोग दुनिया के अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट सीमाएं नहीं देखता है। आप अगर जागरूक है, आप नॉलेज वाले लोग हैं, आपके पास पैसा है, तो आप यूरोप में, यहां बैठे बैठे यूरोप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल सारा ऑनलाइन होता है। तो दुनिया के किसी भी देश का नागरिक किसी भी देश में जाके इन्वेस्ट कर सकता है, सब स्वतंत्र है, मार्केट खुला है, बस आपके पास में पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो फिर आप निवेश के बारे में केवल पढ़ सकते हो, कर नहीं सकते। क्यों? सही बात है भाई, आप और हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, मतलब इतना नहीं है वो, ये निवेश जैसे करोड़ों में जाते हैं। अपने जैसे लोगों की हालत खराब होती है, हम लोग ठीक है, या हुआ करें थाप ठोके गाल रातों करना मामला थाप ठोके गाल रातों करना मतलब समझो थे कि हमारे पास में संसाधन नहीं है, लेकिन हम संसाधनों की वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। ये ना अपने मारवाड़ी कह रहे थाप ठोके गाल रातों करना, मतलब हमारे पास है नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके जुगाड़ कर रहे हैं। तो FDI से हमें पता चलता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का पता चलता है। अगर आप इसके 24 और 25 के कैलेंडर की बात करोगे तो पिछली 6 माह तक धीमा बना रहा है, थोड़ा सा निवेश धीमा रहा है। निवेश धीमा कब होता है? जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता हो, अगर बढ़िया सस्टेन चीजें हो, स्टेबिलिटी हो, तो खूब निवेश होंगे। जैसे पाकिस्तान अस्थिर बना हुआ है, वहां कोई निवेश नहीं करेगा भाई, कौन करेगा? उनको पता है कि आज बढ़िया फैक्ट्री खोला, निकाले कोई बम धोखे पियो तो उसका क्या, उसकी गारंटी क्या? लोग निवेश ऐसे देशों में करते हैं जहां सुरक्षा हो, स्थिरता हो। लोग अमेरिका में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहां कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। भारत जैसे देशों में चेक करते हैं, गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है, जैसे सब सरकारें चेंज होती है ना, मतदान होते हैं, मार्केट डाउन अप डाउन चलता है। क्यों? ये देखा जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, उस पार्टी की व्यापारियों के लिए नीतियां कैसी है। अगर बढ़िया नीतियां हैं तो वो सरकार आने के अनुमानों से मार्केट उछल जाएगा, निवेश आएगा जोरदार। लगे कि ये सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में नहीं है तो मार्केट आने की संभावना होती, मार्केट गिर जाता है। लोग ये सब स्टडी करते हैं पैसे लगाने से पहले। तो बिना स्टडी किए हुए कोई भी कंपनी पैसे नहीं लगाती। तो कमजोर मामला रहा है। अंकटोड ये सब चीजें नोटिस करता है, इसकी एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है। अब ये प्रश्न आता है कई बार कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटोड करता है। ये ट्रेड का पूरा संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसने 24 की जो रिपोर्ट आई उसमें क्या कहा कि FDI का जो फ्लो हुआ उसमें 11% गिरावट आई। पूरी दुनिया की बात कर रहा है ये। FDI में क्या आई है? गिरावट आई है। जैसे चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आती है, जितने भी ये युद्ध वगैरह होंगे ना, इसमें गिरावट ही आएगी। और ये कह रहा है कि लगातार दूसरा साल है जब लगातार क्या होती जा रही है, गिरावट आती जा रही है, कुछ अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर। इस गिरावट का मुख्य कारण क्या है? यूरोप की FDI में 58% की कमी और चीन में भी 29% की कमी। तो यूरोप और चीन ने कमी करी, इसलिए पूरी दुनिया में इसकी क्या हो गई, गिरावट आई। यूरोप ने क्यों कमी करी? यूरोप खुद रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, और इस बार तो और भी गिरावट लंबी होगी। अगली समीक्षा में तो गिरावटें और भी तेज होने वाली है, इनमें भी संकुचन है। तो अब देखो 2025 की पहली 6 माही में 8% की गिरावट देखी गई। तो ये गिरावट लगातार बनी हुई है। और ये रिन्यूएबल रिसोर्स बिजली क्षेत्र में भी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो अब आपको इसमें एक लाइन याद रखनी है
कि पिछले सालों में एफडीआई के अंदर क्या आई है, गिरावट आई है। ये लाइन याद हो जाएगी ना, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। गिरावट कितनी आई है पूछेगा तो नहीं, फिर भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो 11% की गिरावट देखने को मिली है, और ये लगातार 2 सालों से गिरावट है। अब ये कथन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कथन कौन सा सही है, तब आप कह सकते हो कि एफडीआई में लगातार क्या होती आ रही है, गिरावट होती है, और ये कथन बिल्कुल सही है और 11% के हिसाब से गिरावट हुई है। अगर आप इसको चार्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पे कितनी गिरावट आई। ठीक है, विश्व स्तर पे कितनी आई है, वर्ल्ड लिखा हुआ है 11% की गिरावट। अगर आप एशिया की बात करोगे तो 0.3% की गिरावट आई। बाकी अगर आप अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव मैटर है। उत्तरी अमेरिका में अशांति चलती नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, अमेरिका इतना उलझा हुआ है ना, लड़ाइयां झगड़े कर रहा है। अमेरिका के अंदर एक भी दिन अवकाश नहीं हुआ है। अमेरिका के अंदर कोई भी नागरिक इस विषय पे बात नहीं करता है। सुबह उठता है, ड्यूटी पे जाता है, शाम को घर आता है, काम धंधा कर रहा है, बस। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। एक नमूनो है जो घूम तो जावे दो काम कर रहे हो, बाकी नागरिक शांति से अपना कारोबार देखते हैं। दुनिया की कोई मिसाइल वहां तक पहुंच नहीं सकती, कोई मिसाइल वहां तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि हर देश से वो 15-15 हजार किलोमीटर दूर है। मिसाइलें 5-6 हजार से ज्यादा बनी नहीं है। उस देश के नागरिक को कोई खतरा नहीं है, अपना काम करते हैं, और ये दुनिया में अशांति का काम शुरू हो गया। अब तेल की रेट बढ़ेगी तो अमेरिकन खुद तेल बेचते हैं, उनको रेट अपने आप बढ़ी हुई मिलेगी। उनकी कंपनियों को फायदा ही है। वो जो भी एक्टिविटी करेगा ना, अमेरिका को पैसा मिलेगा। युद्ध करवाओ, तेल की कमी करवाओ, अमेरिका से तेल ज्यादा जाएगा, चीजों की कमी होगी तो उसकी रेट अपने आप ही। इस युद्ध के पीछे भी कारण यही है कि जितना युद्ध लंबा चलेगा तेल की कमी आएगी, हम बेचेंगे बढ़िया कीमत में, मस्त मजा आएगा, क्या टेंशन नहीं। यही तो चल रहा है, सारा यही चल रहा है। हर युद्ध के पीछे आर्थिक कारण होते हैं। आपको पता, पहले कारण होते थे भौगोलिक, सीमा बढ़ाना, देश का क्षेत्रफल बढ़ाना। अब कारण कौन से होते हैं, आर्थिक। अमेरिका ने पिछले 30 साल में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, सारी आर्थिक कारणों से लड़ी है, सारी। क्यों? उसको पता है कि लड़ाइयों से अल्टीमेटली अमेरिका को फायदा है। क्यों? इजराइल सामान खरीदेगा तो भी हम हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। अभी ये ईरान ने जिन जिन देशों में मिसाइलें दागी है, ये सारे देश सामग्री कहां से खरीदेंगे, अमेरिका। चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी अरबिया हो। व्यापार किसका फलता फूलता जा रहा है, अमेरिका का। मतलब आप सोचिए कि वो लड़ाई वो करवा रहा है, मिसाइलें उधर दागी, अब उन्हीं से सामान खरीदो। अब जिन 8-9 देशों पे हमले किए ईरान ने, वो सारे देश रक्षा सामग्री कहां से खरीदेंगे, अमेरिका से। अमेरिका को क्या नुकसान हुआ बताओ? उसका हथियार मार्केट मस्त चला, तेल का मार्केट भी मस्त चलेगा, इन्वेस्टर सारे अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? एशिया में अब कोई नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एशिया के मार्केट नीचे जा रहे हैं, उसका मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से एक नमूने ने क्या किया, पूरी चीजों को चेंज कर दिया। हम लोगों को इसका नुकसान होता है, डायरेक्ट नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में लड़ाई लड़ी जा रही है जो क्षेत्र हमारे लिए सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। इस वजह से आप देखो, इसका देखो 23% पॉजिटिव चल रहा है। एशिया की हालत इसने क्या कर दी है, -3%। और ये इस बार और भी आंकड़े गहरे आने वाले समय में। तो विकसित देशों की एफडीआई 7% की गिरावट आई है अंतर प्रवाह में। इन देशों की ग्रीनफील्ड परियोजनाओं संबंध घोषणाओं की संख्या में भी काफी कमी आई है, नई परियोजनाओं में, जिसका मुख्य कारण सप्लाई चेन काफी चेंज हुई है। अमेरिका इसका एक अपवाद रहा है, क्योंकि इसने एआई और सेमीकंडक्टर में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया। अमेरिका अपवाद है इसका, यहां गिरावट नहीं आई है, क्योंकि इन्होंने एआई में काम कर लिया, सेमीकंडक्टर में काम कर लिया, तो लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो उसका तो मामला क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। बाकी सारी दुनिया को बर्बाद करके बैठा है। भारत में निवेश प्रवाह की क्या प्रवृत्ति चल रही, देखो।
सीमा पार वित्तीय प्रवाह जिसमें प्रतिभूतियों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह शामिल है। अब इसमें क्या क्या निवेश में क्या क्या शामिल होता, देखो। प्रतिभूतियों, प्रतिभूति समझते हो, इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज। आप शेयर खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, ये सारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते हो, ये सारी सारी सिक्योरिटीज कहलाती है। होती क्या है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं। सरकार को पैसे चाहिए, मान लो सरकार ने एक पेज पे लिख लिया कि मैं आपको इतने % ब्याज दूंगा, इतने समय में पैसे वापस कर दूंगा। वो पेज आप ले लो सरकार से, सरकार को आप पैसे दे दो, या आपने एक प्रतिभूति खरीदी, जब भी आप वो पेज ले जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ब्याज सहित उसको पेमेंट कर देगी। दुनिया के कई देशों के इन्वेस्टर्स ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि आपको पता है सरकार पैसे खा के नहीं जाएगी। अपवाद हो सकते हैं पाकिस्तान जैसे, बाकी बढ़िया देश जितने भी है वो कभी भी पैसे खाते नहीं है। तो गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं तब वो गवर्नमेंट या तो सिक्योरिटी जारी करती है। अब जनरली ये होता है कि सिक्योरिटी आरबीआई खरीद लेती है। गवर्नमेंट जब सिक्योरिटी जारी करती है कि अभी मुझे 10 लाख, मुझे लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहता है कि भाई हम आपको दे देंगे, आप हमें सिक्योरिटी दे दो। अगर निर्मला सीतारमन को पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास उसको जाना पड़ेगा, और आरबीआई बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहेगा। गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्यों? कौन ही? यहां तो उर्जित पटेल भी है, तो पर हमें कौन है? क्या? शक्तिकांत दास? संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के आईएएस थे, उनके पास जाना ही पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट को उधार चाहिए तो गिरवी रखना पड़ेगा सामान, तभी आरबीआई सरकार को पैसे उधार देती है, अदरवाइज सरकार उससे पैसे नहीं ले सकती। और गिरवी क्या रखेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखते हैं। और इसकी भी लिमिट होती है, ऐसे नहीं कि प्रतिभूति अरबों रुपयों की जारी कर दी, नहीं, लिमिट में करनी पड़ती है। बंदी हुई है सरकार, हमारा सिस्टम ऐसा सेट कर रखा है ना हमारे पूर्वजों ने, कि आप गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ज्यादा। आरबीआई का अपना अलग एक्ट है, 1934 में बना था। आरबीआई स्वायत्त बॉडी है, सरकार के नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। तो अरुण जेटली की और रघुराम राजन की इसी बात की तो लड़ाई थी। अरुण जेटली ने कहा कि मैं आपके पास में 32 लाख करोड़ पड़े हैं, उस समय 32 लाख करोड़ थे, 2 लाख करोड़ मान दे दो। गवर्नर ने कहा ऐसे कैसे दे सकते हैं, दे दो, मार्केट में पैसे कम है, ये पैसा भी तो सरकार का ही है। तो नहीं, सरकार अलग है, आरबीआई अलग है, पैसे नहीं देंगे हम। तो इन्होंने कहा कि पैसे नहीं दोगे तो हम आपको हटा देंगे। आप नहीं हटा सकते, आरबीआई गवर्नर को आप नहीं हटा सकते। लेकिन एक्ट में धारा 7 लिखी हुई है, 7 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इसका प्रयोग करके उसको हटा सकता है। और धारा 7 का प्रयोग इतिहास में आज तक नहीं हुआ। धमकी दे दी, धमकी दी तो रघुराम राजन ने कहा कि ये आपकी नौकरी, हम जा रहे हैं, हमें आरबीआई के गवर्नर की नौकरी नहीं करनी। और वो चले गए, उन्होंने जाके अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। फिर उर्जित पटेल को बनाया, उर्जित पटेल ने कमेटी बिठाई कि पैसे सरकार को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। उर्जित पटेल ने भी कहा कि ये तो गलत है। उर्जित पटेल उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा मौद्रिक नीति का जानकार व्यक्ति, वो भी गए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे के बाद में। फिर आए शक्तिकांत दास, एमए इन हिस्ट्री। शक्तिकांत दास के एमए की भी इतिहास में, आरबीआई के गवर्नर बने। उन्होंने थोड़े थोड़े कमेटी बिठाई, उन्होंने दिए कुछ, विमल जालान शायद कमेटी थी, उन्होंने कुछ पैसे दिए, लेकिन उतने नहीं दिए जितने इन्होंने मांगे थे। हालांकि उस समय तक अरुण जेटली की डेथ हो गई थी, लेने कोई और गया होगा। फिर अभी ये मल्होत्रा साहब आ गए,
अभी आईएएस कैडर से बना रहे हैं आरबीआई गवर्नर, बताओ। शक्तिकांत दास और संजय मल्होत्रा दोनों आईएएस कैडर से आए हुए, जबकि आरबीआई का गवर्नर फुल फ्लेश अर्थशास्त्री होना चाहिए, फुल फ्लेश अर्थशास्त्री। आरबीआई गवर्नर कौन रहे हैं? मनमोहन सिंह रहे हैं, बताओ। इकोनॉमिस्ट होता है ना, रघुराम राजन बहुत बड़ा नाम है, उर्जित पटेल बहुत बड़ा नाम है। आरबीआई के गवर्नर पोस्ट पे कोई आईएएस वाईएएस नहीं बैठना चाहिए, वहां पे स्पेशलिस्ट व्यक्ति होना चाहिए। जर्नलिस्ट का क्या मतलब है? लोक प्रशासन पढ़ते हैं ना, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट वो होता है जिसको थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी होती है, आईएएस आरएएस। स्पेशलिस्ट वो होता है जो सब्जेक्ट का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। आरबीआई जैसी पोस्ट पे पहली बार मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट बैठाए इस सरकार में। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नौकरी बाकी बाकी हमारे मन में विचार घने आवे। देखो मैं तो क्या इस विचारधारा का व्यक्ति था, अभी भी हूं, लेकिन होता पता है क्या है कि विपक्ष कभी भी इन चीजों पे घेर नहीं पा रहा है गवर्नमेंट को, जबकि बिंदु इतने तगड़े हैं इनके खिलाफ कि आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, सवाल करने चाहिए, और वो अगर हम करें तो जवाब हमें देने पड़ेंगे। ये कहो बारे में बोलो बोलो बैठो बैठो बोलो ही कुछ, बस आज थे बोला ही थोड़ा बोल गए, बाकी हूँ देखो कौन थे आप। मैं लेख भी आज ले लिखता हूँ कि 10वीं में कम परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंपटीशन की बढ़िया तैयारी करोगे नौकरी लग जाएगी। इस लेख से किसी को कोई हानि नहीं है। चुपचाप बैठो बस, क्योंकि ज्यादा बोलियो तो ज्यादा बोला तो मेरी आवाज को बाद में कोई नहीं सुनेगा। तो एक ही है तो है? हाँ यहां पे थे हम, तो भारत, अच्छा शेयर बॉन्ड समझा रहा था मैं आपको। शेयर बॉन्ड, जेयर बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होते ऋण पत्र, कंपनीज अक्सर बेचती है, कंपनीज को पैसे चाहिए होते तो बॉन्ड जारी करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है? प्रतिभूतियां कहलाती है, जो लोग सीमा पार से भी खरीदते हैं। अमेरिका के लोग भी खरीदते हैं, इंग्लैंड के लोग भी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। भारत की वैश्विक पूंजी बाजारों के एकीकरण का यह महत्वपूर्ण तंत्र है, सब लोग इस प्रक्रिया से हमारे से जुड़े हुए हैं। भारत ने लगातार बड़े पैमाने पर कुल निवेश को आकर्षित किया है। वैश्विक स्थितियों खराब होने के बाद में भी हमने 18.5%, 2025 में जीडीपी का 18.5% बाहर से हमने प्राप्त किया है। बहुत अंकटोड़ के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में एफडीआई अंतर्प्रवाह में 2% की नॉर्मल सी गिरावट दर्ज की गई। पहले 18.5 था, तो ये अभी पहली 6 माही में 16.9 थोड़ा गिरावट आई है। भारत दक्षिण एशिया में कुल अंतर्प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। दक्षिण एशिया की बात करोगे ना, सार्क देशों की, तो एफडीआई वगैरह सबसे अधिक पैसे किस देश में आ रहे हैं? भारत। बाकी दक्षिण एशिया में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें कौन इन्वेस्ट करेगा? इसलिए भारत इनमें सबसे बढ़िया है। इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों से भी हम आगे निकल गए हैं, अच्छी बात है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के कारण, ग्रीनफील्ड समझते हो? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करने आता है तो मुझे एक बात बताओ कि वो ग्रीन फील्ड में ज्यादा करेगा या ब्राउन फील्ड में? है ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड? ग्रीन फील्ड में। भाई देखो, आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि एक नया काम प्रोजेक्ट अच्छे से शुरू करना है या कोई मरी हुई कंपनी में पैसे लगाने हैं, क्या करोगे? नया काम ही करोगे, सीधी बात है। क्योंकि पहले वाले की क्या स्थिति आपको क्या पता? पहले उसका रिकंस्ट्रक्शन कराओ, पूरा उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाओ, उसके बाद में वो पहले खराब हुई है तो उसका मतलब कुछ तो कारण रहे होंगे। इसलिए बड़ी कंपनीज किस पे ज्यादा रुचि दिखाती है? ग्रीनफील्ड। वो पूरा प्रोजेक्ट नई तरीके से डिजाइन करता है, पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल नए तरीके से वो डिजाइन करते हैं। तो ग्रीनफील्ड योजनाओं के कारण भारत वैश्विक स्तर पर इस प्रवाह के मामले में कितने स्थान पर रहा है? चौथे। 20 से 24 के बीच 114 बिलियन डॉलर हमने आकर्षित किए ग्रीनफील्ड निवेश के लिए। मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मैक्सिको, चीन से हम कहीं आगे हैं, क्योंकि वहां ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कम होता है। वो कहते हैं कि नई परियोजनाओं की बजाय पुरानी परियोजनाओं को रन किया जाए।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 25 में भारत में कुल एफडीआई कितना आया है? 81.0 बिलियन डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 24 में 71.3 बिलियन था, जो 13% इसमें वृद्धि हुई है। तो भारत के अंदर कुल पैसा बाहर से कितना आया है? 81 अमेरिकन बिलियन डॉलर पैसा है वो आया है। ये अमेरिकन बिलियन डॉलर ही क्यों बार बार ये इकाई आ रही है? क्योंकि ग्लोबल करेंसी कौन सी है? अमेरिका। यूएसडी का मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, अमेरिका का डॉलर। अब ये राज ही करेगा ना, पूरी दुनिया के बजट यूएसडी में तैयार किए जाते हैं। कोई देश ऊंचा नीचा होता है तो यूएसडी बंद कर देते हैं कि आप हमारे मुद्रा में व्यापार नहीं करोगे, उस देश की हालत खराब हो जाती है। ईरान को कैसे बर्बाद, कैसे तो किया इन्होंने। अमेरिका का वर्चस्व हर जगह बना हुआ है। अब आप देखो, समीक्षा भारत की है लेकिन मुद्रा किसकी है? आप रुपए का कहीं पढ़ा? कहीं बीच में नहीं आएगा। फॉरेन ट्रेड पूरा ही अमेरिकन डॉलर में होता है, पूरा ही। इस कुल एफडीआई प्रवाह में इक्विटी में 51 बिलियन था। इस प्रवाह का इक्विटी मतलब हिस्सेदारी खरीदी गई, भारत की फैक्ट्रीज की हिस्सेदारी खरीदी गई, 51 बिलियन रुपए उसमें आए। उसमें भी 60% हिस्सेदारियां किसमें है? सेवा में, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग वगैरह, इन चीजों में रही है। ये है नेट एफडीआई। नेट एफडीआई समझ गए आप? नेट शब्द आते माइनस तो करने से, किसको माइनस करोगे? है दुनिया की दूसरे देशों से जो भारत में एफडीआई आया वो राशि, माइनस भारत से जो दुनिया के दूसरे देशों में गया वो राशि घटा दो, तो शेष क्या बचेगा? नेट एफडीआई। अब नेट एफडीआई देखिए आप, भारत के अंदर 29.1 बिलियन का रहा है आपकी रिप्रेजेंटेशन, नेट एफडीआई 1 पे आ गया है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इन दोनों को देखोगे ना, मैं आपको बताऊं, नेट एफडीआई टू इंडिया, अभी ये बात है 25 के पहले क्वार्टर की है। अच्छा, ओके। ये स्टार किसका लगा लिया इन्होंने? स्टार का नीचे लिखना चाहिए था, लिखा नहीं। ये स्टार लगता ना तो नीचे लिखते हैं स्टार का मतलब क्या है, वैसे लिखा नहीं, कोई नहीं। 25 को देखो आप, कुल इनफ्लो आया कितना है? 55.8 आया है। और नेट एफडीआई रिपेट्रिएशन हुआ है आपके, ये इसका आंकड़ा इन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, लगभग कितना होगा? ये 40 के आसपास का। और शेष जो बचता है वो आपके हो जाएगा इसका नेट एफडीआई। तो नेट एफडीआई के मामले में हम कुल मिला के बात ये है कि पॉजिटिव ही है। हमारा पैसा बाहर जाता तो वैसे कम ही है, इसमें आंकड़ा याद रखने वाला कुछ है नहीं, बट जो विदेशों से आता है ना वो पैसा हमारा अधिक है, सीधी बात है। भारत की फैक्ट्री जाती कम ही है बाहर, विदेशों की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अधिक आती है। अप्रैल नवंबर 2025 के दौरान भारत से एफडीआई का बहिर्प्रवाह देखो, बाहर गई कितनी है? 22.1 बिलियन डॉलर, और आई कितनी देखो? 81 बिलियन डॉलर। आया इतना है, गया मात्र कितना है? 22.1 बिलियन डॉलर हो गया। इसके बावजूद भी आवक अंतर प्रवाह में सुधार, विदेशी निवेशकों के द्वारा लाभ के प्रत्यावर्तन में आई कमी के कारण निवल एफडीआई में तेजी आई है। निवल एफडीआई मतलब नेट एफडीआई, और बाकी निवल एफडीआई लगभग 7 गुना होकर 5.6 बिलियन हो गया, जो एक वर्ष पहले किसी अवधि में 0.8 बिलियन था। ठीक है, एक मिनट घूमे कहते। अब आप बंद कर दें इसको, या थक गए तो छोड़ दें? अब वैसे है कुछ नहीं ज्यादा वैसे, है ना? 88 है। अच्छा, कल हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब यहीं खत्म करते हैं इसको, थक गए भाई। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा अपन ने, हाँ? आज थोड़ा, कल अपना ये इकोनॉमिक्स हो जाएगा पूरा।